लकी विजया को बचाने के लिए जितनी तेजी से गाड़ी चला सकता था उतनी तेजी से गाड़ी चलाए जा रहा था। उसके पीछे बैठे हुए राजेश को इस बात से काफी डर लग रहा था। उसने लकी को समझाया भी कि गांव के इलाके में कोई जंगली जानवर आ सकता है, लेकिन लकी की स्पीड कम नहीं हुई। इतने में उनकी गाड़ी के आगे एक तेंदुआ आकर खड़ा हो गया था। राजेश ने डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी और लकी को भी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। इधर विजया को पकड़कर पेड़ के पास ले आया गया था और शांता और गज्जू ने उससे लकी के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी थी। जैसे ही विजया ने लकी का नाम सुना तो वो खुश हो गई और लकी के आने की उम्मीद करने लगी, लेकिन इतने में उसके गले में फांसी का फंदा डाला जा चुका था। उधर जब विजया के साथ ये सब पूछताछ हो रही थी तब इधर लकी की गाड़ी उस तेंदुए के साथ स्थिर खड़ी थी। ना वो कोई हरकत कर रहा था और ना ही तेंदुआ अपनी जगह से हिल रहा था। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वक्त जम गया हो, लेकिन वक्त जमा नहीं था। घड़ी चलती जा रही थी। 5 मिनट बीत चुके थे और आगे कुछ नहीं हो रहा था। लकी अब रुक नहीं सकता था। उसने गाड़ी के एक्सीलेटर को हल्का सा थमाया तो पीछे से राजेश और घबरा गया और धीमी आवाज में लकी के कान में बोला, अरे सर, क्या कर रहे हो? वो भी थक जाएगा। 2 मिनट खड़े रहो, वो अपने आप चला जाएगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है राजेश, 5 मिनट निकल चुके हैं। अगर और ज्यादा देर खड़े रहे तो वो लोग विजया को, मैं गाड़ी आगे ले जा रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा। तुम बस पकड़ कर बैठे रहना, लकी ने कहा और हल्की सी रेस और बढ़ा दी। इतने में तेंदुआ गुर्रा दिया। सर मरवाओगे, आप मरवाओगे, प्लीज 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 मत करो, प्लीज प्लीज ये मत करो, राजेश ने कहा। लेकिन लकी अपने मन में ठान चुका था कि वो रुकने वाला नहीं था। इतने में लकी को कुछ सूझा और उसने राजेश का हाथ पीछे से पकड़कर एक्सीलेटर और हैंडल पर रखवा दिया। राजेश की हालत ऐसी हो गई थी कि उसकी पैंट वो कभी भी गीली कर सकता था। सर ये क्या कर रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुन, मैं जब कहूं तब गाड़ी फुल स्पीड में बढ़ाना शुरू कर देना। लेकिन सर चुप, जितना बोल रहा हूं उतना कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, पक्का, लकी ने कहा और अपनी जेब में से कुछ ब्लेड्स निकाल लिए। उधर तेंदुआ और जोर से गुर्राया और वो लकी राजेश की मोटरसाइकिल पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। बढ़ा, लकी ने राजेश को इशारा किया। राजेश ने क्लच दबाया, लकी ने गियर डाला और राजेश ने बिना सोचे समझे गाड़ी का एक्सीलेटर जोर से खींच दिया। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी और हवा में उछल गई। उधर तेंदुए ने जैसे ही देखा कि लकी और राजेश उसकी तरफ आगे बढ़ने वाले थे तो इधर से वो भी भागा और लकी के ऊपर हमला करने के लिए उछल पड़ा। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो लकी के ऊपर पंजा मारता उससे पहले ही लकी ने उसके चेहरे पर दनादन ब्लेड्स चलाने शुरू कर दिए थे। लकी उसे मारना नहीं चाहता था और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन ये करने के अलावा उसके पास और कोई चारा बाकी नहीं रह गया था। लकी ने सबसे पहले उसकी आंखों को टारगेट किया और उसकी दोनों आंखों के पास ब्लेड चलाई और उसके बाद धीरे धीरे उसके पूरे चेहरे और पंजों पर लकी की ब्लेड्स जा लगी। इससे तेंदुए का ध्यान भटक गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। उनकी गाड़ी तेंदुए को पार कर गई थी। तेंदुआ नीचे तो गिर गया था, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। लकी जानता था कि जिस स्पीड में उनकी गाड़ी बढ़ सकती थी उससे 2 गुनी स्पीड में तेंदुआ उनके पीछे आ सकता था। ऐसे में लकी गाड़ी पर पलटा और अपना मुंह राजेश की तरफ कर लिया। सर आप ये क्या? तू बस गाड़ी चला, लकी ने चिल्लाते हुए कहा और बाइक पर उल्टी दिशा में देखते हुए खड़ा हो गया। तेंदुआ जो कि उनके पीछे गुर्राते हुए भागता आ रहा था, उस पर लकी ब्लेड से वार करता जा रहा था। उसका निशाना तो सटीक बैठ रहा था, लेकिन तेंदुए का गुस्सा भी खतरनाक था। गाड़ी चलती जा रही थी और तेंदुआ उनके पीछे पीछे भागता जा रहा था। ऐसे में लकी ने घूमकर देखा कि सड़क के किनारे एक चाय की छोटी सी दुकान थी, जिसको ऊपर से ढकने के लिए दुकानदार ने त्रिपाल बिछाई हुई थी। वो त्रिपाल कुछ
बंबुओं के सहारे खड़ी थी। चाय की दुकान के पास ले, लकी ने राजेश से कहा। इतने में तेंदुआ उनकी गाड़ी के बिल्कुल करीब गया था। राजेश ने गाड़ी चाय की दुकान के बिल्कुल अंदर से निकाली और जैसे ही तेंदुआ उछलकर उनके ऊपर वार करने वाला था कि इतने में लकी ने उन दोनों बंबुओं को खींच दिया। त्रिपाल एक झटके में तेंदुए के सिर पर गिर गई और तेंदुआ उसमें उलझ गया। वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। लकी ने जब उसे त्रिपाल में उलझा हुआ देखा तो उसकी जान में जान आ गई और उसने एक गहरी सांस ली। इसके बाद लकी सीधा हुआ और जैसे बाइक पर पहले बैठा हुआ था वैसे बैठ गया। राजेश पलटकर उस त्रिपाल को देख रहा था जिससे बाहर आने की तेंदुआ कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर आ नहीं पा रहा था। वो लोग उस तेंदुए से बहुत दूर आ चुके थे। 2 मिनट के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरी सांस ही बंद हो गई। ये क्या था सर? राजेश ने हैरान होते हुए पूछा। ये था लकी स्पेशल, समझे? लकी ने कहा और एक्सीलरेटर पर रखे उसके हाथ की जगह अपना हाथ रख लिया और तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। उधर जब लकी तेजी से गांव पहुंचने के लिए बढ़ता ही जा रहा था तब इधर विजया के गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया था। जल्लाद ने डाल की मजबूती चेक कर ली तो पाया कि डाल आराम से उसका वजन झेल सकता था। उसने विजया के गले में फांसी के फंदे को कसा और फिर उसकी तरफ देखकर पूछा, कोई आखिरी इच्छा? मैं बस एक बार अपने भाई से। जल्लाद साहब ये क्या कर रहे हो? आखिरी इच्छा इंसानों से पूछी जाती है, डायनों से नहीं। आप इसे सीधा लटकाओ, हमारे मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। इतने में गज्जू ने बीच में आते हुए कहा। जल्लाद ने हाँ में सिर हिलाया और सीधा फंदे की रस्सी को खींचने की पुली के पास आ गया। वो रस्सी को खींचता जा रहा था और विजया ऊपर आती जा रही थी। धीरे धीरे विजया के पैरों ने जमीन को छोड़ना शुरू कर दिया था। उसका गला दबता जा रहा था और सारा खून चेहरे पर आकर जमा हो गया था। वो छटपटा रही थी और मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसकी हालत किसी तड़पती हुई मछली की तरह हो गई थी। गांव वालों को उसे इस हाल में देखकर बहुत खुशी हो रही थी। जय जय भैरवनाथ की, जय जय भैरवनाथ की, शांता ने नारा लगाना शुरू कर दिया तो सारे गांव वाले उसके साथ उस नारे में शामिल हो गए थे। पूरा इलाका इन नारों से गूंज उठा था और उन नारों के बीच में ही विजया के पैर जमीन से 6 इंच ऊपर उठ गए थे। वो तड़प तड़प कर थक गई थी और बेहोश हो गई थी। उसकी सांस टूट चुकी थी। किसी भी वक्त उसकी अब जान जा सकती थी। गांव वालों ने जब देखा कि उसकी आंखें बंद होने लगी है तो उन्होंने और तेज आवाज में नारेबाजी शुरू कर दी। पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया था। लेकिन इससे पहले कि विजया पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर पाती, अचानक से रस्सी टूट गई और वो नीचे गिर गई। सभी लोग हैरान हो गए थे। जल्लाद के हाथ में जो रस्सी कसी हुई थी वो झटके से ढीली हो गई। इधर गांव वालों ने देखा कि विजया जमीन पर गिर तो गई थी लेकिन मरी नहीं थी। उसका पेट अभी भी हिल रहा था। अरे अरे ये क्या हुआ? ये रस्सी कैसे टूट गई? जल्दी से दोबारा रस्सी बांधो, मुहूर्त निकल रहा है, गांव के लोगों ने कहा और आनन फानन में गज्जू चबूतरे पर चढ़ गया। वो टूटी हुई रस्सी में जैसे ही गांठ लगाने वाला था कि इतने में एक आदमी भीड़ को चीरते हुए सीधा चबूतरे पर पहुंचा और गज्जू के पास जाकर खड़ा हो गया। वो इतना तेज था कि गांव वाले उसे ठीक से देख ही नहीं पाए। इतने में उसने गज्जू के कंधे पर हाथ रख दिया। गज्जू ने जैसे ही उसे पलट कर देखा तो पाया कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि लकी था। डॉक्टर साहब, छोड़ दे इसे, लकी ने उससे कहा और गज्जू को विजया से अलग कर दिया। फिर उसने भीड़ की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, पानी! इतने में राजेश भागता हुआ आया और एक लोटा पानी लेकर लकी के पास आ गया। लकी ने विजया के मुंह पर छींटे मारे और उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, विजया 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 बेटा उठो, विजया। फिर उसने उसके गले का फंदा ढीला किया और उसे पानी पिलाने लगा। पानी पिलाते ही विजया को जैसे होश आ गया और उसने अपनी आंखें खोल कर देखी। अपनी धुंधली सी नजर में उसे एक जाना पहचाना सा चेहरा नजर आ रहा था। बेटा बेटा मैं हूं लकी,
लकी ने कहा। जैसे ही विजया ने यह सुना तो वो बिलख बिलख कर रोने लगी। लकी ने उसका सिर उठाया और अपनी गोद में ले लिया। उसने उसे जोर से अपनी बाहों में कस लिया था और खुद भी उसके साथ रोने लगा। राजेश, कमलेश और ब्रजेश भी उसके पीछे खड़े रोए जा रहे थे। आप नहीं आते तो मैं विजया ठीक से बोल पाती उससे पहले ही उसका गला भर आया और वो फिर से रोने लगी। ऐसे कैसे नहीं आता बेटा? तेरा भाई तुझे बचाने नहीं आएगा तो कौन आएगा बेटा, पता? लकी ने कहा और उसके बालों और चेहरों को सहलाने लगा। इधर जैसे ही गांव वालों ने यह सुना कि विजया और लकी भाई बहन थे तो वो हैरान हो गए। हर कोई ये सुनने के बाद में एक दूसरे का चेहरा देख रहा था। गज्जू, जो कि अभी भी चबूतरे पर खड़ा था, उसने पहले उन दोनों को देखा और फिर गांव वालों की तरफ देखते हुए बोला, देखा माँ आपने, गुड़िया देखा गांव वालों, मैं कह रहा था ना, ये आदमी यहाँ हमारे भले के लिए नहीं बल्कि हमारे बुरे के लिए आया है। ये डायन इस राक्षस की बहन है और ये दोनों हमारे गांव को खा जाना चाहते हैं। ये साले शहर के लोग जिनके पेट कभी नहीं भरते, ये अब हमें खाने के लिए आए हैं। इसने रस्सी काटी है, इसने भैरू को चढ़ने वाली बलि में बाधा डाली है, लेकिन मैं इस आदमी को बाधा नहीं बनने दूंगा। मैं भैरू को नाराज नहीं होने दूंगा। ये बलि चढ़ कर रहेगी। गज्जू ने कहा तो उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए गांव वाले भी जोर से चिल्ला दिए। इतने में गज्जू लकी को मारने के लिए सीधा उसकी तरफ बढ़ा। लकी ने विजया को अपने से अलग किया और जैसे ही गज्जू का हाथ लकी के पेट में पड़ने वाला था, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। गज्जू की आंखें फटी की फटी रह गई थी। पूरे गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। लोग उससे आंख मिलाने तक से डरते थे। वो गांव का सबसे बड़ा पहलवान था, लेकिन यहाँ लकी ने ना सिर्फ उसका हाथ पकड़ लिया था बल्कि मरोड़ भी दिया था। गज्जू के चेहरे पर उसका दर्द उभर आया था और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लकी ने उसके पेट में एक जोरदार लात मार दी। इतने में गांव वाले और गज्जू दोनों को गुस्सा आ गया। शांता भी लकी को भभकती हुई आंखों से देखने लगी थी और अगले ही पल उन लोगों ने लकी पर हमला बोल दिया। राजेश! लकी ने विजया को राजेश, कमलेश और ब्रजेश के हवाले कर दिया और अकेला ही गांव वालों से लोहा लेने के लिए बढ़ने लगा। उसने उन्हें मारने के लिए पेड़ की मोटी शाख तोड़ ली थी और जो कोई भी उसके सामने आता जा रहा था उसे वो पूरी तरह से मारता जा रहा था। लकी नहीं देख रहा था कि कौन उसके सामने खड़ा है। जब बाकी गांव वालों ने गांव के कुछ मर्दों को लकी के हाथों बुरी तरह से पिटते हुए देखा तो वो घबरा कर पीछे हट गए। इतने में लकी की नजर उस जल्लाद पर पड़ी और लकी ने उसके पेट में 3-4 लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। इतने में गज्जू को गुस्सा आया और वो जैसे ही लकी के ऊपर हवन में जल रही लकड़ी से वार करने वाला था कि इतने में लकी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। गज्जू के हाथ जहां थे सब्सक्राइब और लाइक कर दो यार। वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था। लकी ने जोर लगाकर उसे ऊपर उठाना शुरू कर दिया था और उसके पैर जमीन से दूर हो गए थे। गज्जू हांफने लगा था। डॉक्टर साहब, छोड़िए उसे, छोड़िए। छोड़ दीजिए लकी सर, प्लीज लकी सर। शांता और गुड़िया लकी के पैरों में खड़े होकर चिल्लाने लगे। बाकी सभी लोग लकी का ये रूप देखकर हैरान हो गए थे। आसमान में हल्का हल्का उजाला होने लगा था और लकी के सिर के पीछे से सूरज की किरणें नजर आने लगी थी। उसने अभी भी गज्जू की गर्दन को कस कर पकड़ा हुआ था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी गुस्से में गज्जू को खत्म कर देगा? क्या वो विजया को यहाँ से सही सलामत ले जा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम। लकी ने जब देखा कि तेंदुआ उसके रास्ते से हटने का नाम नहीं ले रहा था तो उससे और नहीं रुका जा रहा था। उसने राजेश को गाड़ी का हैंडल थमाया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। लकी ने अपनी जेब से ब्लेड्स निकाल ली और दनादन तेंदुए के ऊपर ब्लेड्स चलाने लगा। तेंदुए ने जब फिर से उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा तो आखिर में लकी ने उसे एक त्रिपाल के नीचे उलझा दिया
और खुद गांव के लिए रवाना हो गया। उधर गांव में जैसे ही विजया को फांसी लगने वाली थी कि इतने में लकी ने ब्लेड मारकर रस्सी तोड़ दी और फिर विजया के पास चला गया। जब गांव के लोगों को पता चला कि ये दोनों भाई बहन हैं, तो गांव वालों ने लकी पर हमला कर दिया। लेकिन इतने में लकी ने सबको मारकर गज्जू की गर्दन पकड़ ली थी। गज्जू लकी के हाथों में ऐसे तड़प रहा था जैसे किसी कसाई के हाथों से छूटने के लिए मुर्गी तड़पती है। गज्जू के चेहरे की नसें फूलने लगी थी और बाहर आने लगी थी। छोड़ छोड़ दे मुझे, छोड़। गज्जू ने लकी की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों? तुझे तो बलि चढ़ाने का बहुत शौक है ना, अब मैं तेरी बलि चढ़ाऊं? लकी ने कहा। जैसे ही शांता और गुड़िया ने लकी के मुंह से यह सुना तो दोनों घबराकर चबूतरे पर चढ़ गईं और लकी के पैरों में गिर गईं। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। मेरे पति के जाने के बाद मेरा यही एक सहारा है डॉक्टर साहब। अगर ये नहीं होगा तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी, कहाँ जाऊंगी मैं? प्लीज लकी जी, छोड़ दीजिए भाई को प्लीज। गुड़िया भी गिड़गिड़ा रही थी। लकी से उन दोनों का रोना देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने गज्जू की गर्दन को छोड़ दिया और उसे लात मारकर दूर कोने में फेंक दिया। शांता और गुड़िया तुरंत अपनी जगह से उठे और सीधा गज्जू की तरफ बढ़ने लगे। इतने में लकी ने गांव वालों की तरफ देखा और बोला, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। आप लोगों में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि जानवर अपना अच्छा बुरा समझते हैं लेकिन आप लोग नहीं समझते हैं। आपको पता है ये लड़की कौन है, यहां क्यों आई है? ये मेरी बहन है, इसके माँ बाप नहीं है। इसके भाई ने इसे पढ़ाया है लिखाया है, लेकिन ये अपने भाई की छोटी सी तनख्वाह पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए खुद नौकरी करने के लिए यहां आई थी। इसे महीने के 10,000 रुपए मिलते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि ये डायन है हाँ? कि आपके बच्चों को पढ़ाना चाहती है। सोचिए थोड़ा, उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है और आप लोग कह रहे हैं कि ये डायन है। अरे आप पागल हो गए हैं, पागल। बच्चों को बुखार आ रहा है तो इसमें इसकी क्या गलती है? जवाब दीजिए। लकी ने उन लोगों को बुरी तरह से ललकारा। इस वक्त किसी की भी लकी के सामने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बोलिए, है कोई जवाब इस बात का? ये देखो, उस दिन तो सब इसे डायन है कह रहे थे। आज सबकी नजर नीचे हो गई है क्योंकि कोई जवाब नहीं है आप लोगों के पास। अब कहां गई आप लोगों की हिम्मत, बताइए। तब तो बड़ा इस बेचारी पर हाथ उठा रहे थे। इसे ये काली साड़ी पहनाकर, ये काली बिंदी लगाकर आप लोग इसे क्या साबित करना चाहते थे? कि इसके अंदर कोई बुरी आत्मा है, ये डायन है। माफ करना, लेकिन डायन आप लोग हो। आप लोगों की आत्माएं बुरी है, इसलिए आपको सब बुरा ही बुरा नजर आता है। बेवकूफी की भी हद होती है, लकी ने कहा और विजया को अपने पास बुला लिया। विजया सहमी हुई सी लकी के पास आकर खड़ी हो गई थी। लकी ने जैसे ही देखा कि उसके चेहरे पर एक बड़ा सा घाव हो गया था, तो उसने राजेश को अपने पास बुलाया और बोला, जाकर शांता ताई के घर से मेरा बैग ले आओ। गज्जू, चाबी दो इसे। गज्जू लकी की बात नहीं टाल सकता था। उसने तुरंत राजेश को चाबी दी और राजेश विजया के लिए दवा लाने शांता के घर चला गया। आप लोगों को सच में लगता है कि इस लड़की की वजह से आपके बच्चे बीमार हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। लकी ने फिर से कहा, अगर इसकी वजह से बच्चे बीमार नहीं है तो किसकी वजह से है, बताइए। इतने में सरपंच ने आगे आते हुए पूछा। उसकी आवाज सुनते ही लकी समझ गया था कि वो लकी को ललकारने की कोशिश कर रहा था। वो भी मैं आपको बताऊंगा आदरणीय सरपंच साहब। मैं यहां सिर्फ इसलिए नहीं खड़ा हूं कि अपनी बहन को बचा सकूं, मैं यहां इसलिए भी खड़ा हूं कि इस गांव के बच्चों और बूढ़ों को भी बचा सकूं, समझे आप? लकी ने कहा और फिर गांव वालों की तरफ देखते हुए बोला, आप सभी लोग पास वाली नदी का पानी पीते हो ना? आप लोगों को उस पानी का स्वाद कभी अजीब नहीं लगा? लकी ने पूछा। उसमें अजीब क्या लगेगा, हम तो सालों से वही पानी पी रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल ताजा पानी है। हाँ, उससे अच्छा पानी तो और कोई हो ही नहीं सकता। गांव वालों ने उसकी बात का जवाब अपने अपने हिसाब से दिया। अभी पता चल जाएगा कि आपका पानी कितना अच्छा है और कितना नहीं, लकी ने कहा और कमलेश को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, इनमें से जिस किसी के घर में बुखार का मरीज हो उसके घर जाओ और वहां से एक बोतल पानी लेकर
पटना रवाना हो जाओ। वहां मेरे हॉस्पिटल जाना और इस पानी की जांच करवाना। मैं डॉक्टर को फोन कर दूंगा, वो तुम्हें वहां मिलेगा। रिपोर्ट भी तुम्हें उसी वक्त मिल जाएगी, तो रिपोर्ट लेकर ही वापस आना। आप में से किसके घर से पानी ले सकते हैं? लकी ने पूछा। इतने में एक आदमी ने हाथ खड़ा कर दिया। कमलेश सीधा उस आदमी के साथ उसके घर पानी लेने के लिए चला गया। इधर लकी ने सभी की तरफ देखा और बोला, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं यहीं बैठा हूं, विजया भी यहीं बैठी है। हम दोनों यहां से तब तक नहीं जाने वाले हैं जब तक आपके शक का इलाज नहीं हो जाता, लकी ने कहा और विजया के साथ पेड़ के पास बैठ गया। एक कोने में गज्जू, शांता और गुड़िया भी बैठे हुए थे। गांव वाले जो अभी तक पेड़ के आसपास खड़े थे, वो भी कोई ना कोई कोना लेकर बैठ चुके थे। आसमान में सूरज उगने लगा था और अंधेरा छंटने लगा था। कमलेश उस आदमी के घर से पानी की बोतल लेकर जांच करवाने के लिए निकल चुका था। इधर राजेश भी दवा लेकर लकी के पास आ गया था। लकी ने सबसे पहले विजया के घाव पर कैस्पर लगाई और उसे दर्द कम करने की दवा दे दी। इसके बाद में वो गज्जू के पास गया और गज्जू के घाव पर दवा लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गज्जू उससे दवा नहीं लगवाना चाहता था। लगवा लो भैया, इनकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। इनकी जगह अगर आप होते तो क्या आप अपनी बहन को नहीं बचाते? गुड़िया ने पूछा। यह सुनते ही गज्जू पहले लकी को और फिर गुड़िया को देखने लगा। उसके पास गुड़िया की इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने दवा लगवा ली। इसके बाद लकी ने बारी बारी उन सभी लोगों को दवा लगानी शुरू कर दी जिन्हें उसने अभी थोड़ी देर पहले मारा था। ब्रजेश और राजेश ने गांव वालों के लिए नाश्ता बनवाना शुरू कर दिया था और सब लोग चुपचाप नाश्ता करने लगे थे। लकी ने भी विजया को अपने हाथों से नाश्ता करवा दिया और खुद भी खाने लगा। उसे अब बस बेसब्री से रिपोर्ट आने का इंतजार था। डॉक्टर साहब, अगर रिपोर्ट में पानी को लेकर कोई गलत चीज नहीं निकली तो क्या करेंगे? हाँ डॉक्टर साहब, आपने कहा है ना कि आप यहाँ बैठे हैं, अगर पानी सही निकला तो और क्या, हम बलि चढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसलिए देख लेते हैं, वरना इस मुहूर्त में नहीं तो अगले मुहूर्त में ही सही बलि तो चढ़ेगी। सरपंच ने नाश्ता करते हुए लकी की तरफ देखा और कहा। लकी को उसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उस आदमी का सिर फोड़ दे, लेकिन लकी ने अपने आप को शांत किया हुआ था। वो इन लोगों को अपने हाथों से नहीं, अपने कामों से जवाब देना चाहता था। उसने कुछ नहीं कहा और बस बैठकर उस सड़क की तरफ देखने लगा जिस सड़क से कमलेश वापस आने वाला था। उधर जब लकी, विजया और बाकी लोग कमलेश के वापस आने की राह देख रहे थे, तब इधर कमलेश भी पटना में लकी के बताए हुए हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। वहां पानी की जांच करने के लिए बोतल उसने थमा दी थी और खुद बाहर बैठा रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा था। वो दिल ही दिल में ये दुआ कर रहा था कि लकी की बात सच हो जाए, गलती विजया की नहीं बल्कि पानी की निकले। वो ये तो चाहता ही था कि गांव के लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, लेकिन साथ में वो विजया को मन ही मन पसंद भी करने लगा था। हालांकि उसने अभी तक ये बात किसी के सामने नहीं कही थी, क्योंकि वो विजया और अपनी जिंदगी को और मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, पर फिर भी वो चाहता था कि वो और विजया एक साथ रहें और इस गांव की शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। सर, आपकी रिपोर्ट। इतने में एक मेल नर्स बाहर आया और उसने कमलेश को एक रिपोर्ट थमा दी। कमलेश ने जैसे ही रिपोर्ट देखी तो वो हैरान हो गया। वो बिना थैंक यू बोले ही हॉस्पिटल से निकल गया और सीधा गांव आने के लिए रवाना हो गया। वो तेजी से गांव की तरफ बढ़ता जा रहा था। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद आखिरकार वो गांव पहुंच चुका था। जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल की आवाज मंदिर के पास बैठे हुए लोगों को सुनाई दी तो सब लोगों के दिल की धड़कन तेज हो गई। हर कोई समझ गया था कि कमलेश आ चुका था। कोई अपने दिल में ये दुआ कर रहा था कि लकी जो कह रहा था वो सही हो, और कोई ये दुआ कर रहा था कि गज्जू जो कह रहा था वही सही हो। इस सब के बीच जब लकी ने देखा कि कमलेश की बाइक मंदिर के पास आकर खड़ी हो गई है, तो वो भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। हर कोई देख पा रहा था कि कमलेश के हाथ में एक सफेद कागज है, लेकिन उस कागज में क्या है ये किसी को नहीं पता। कमलेश चबूतरे पर चढ़ा और उसने वो कागज लकी को थमा दिया। लकी ने उस रिपोर्ट को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने 1 बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ा।
इधर गांव वाले उसकी तरफ देखते जा रहे थे। वो उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर साहब, क्या लिखा है रिपोर्ट में? हाँ डॉक्टर साहब, कहिए ना क्या लिखा है। अरे क्या होगा, यही होगा कि पानी गंगा जितना साफ है ना डॉक्टर साहब? सरपंच ने कहा। लकी को उसकी बात चुभ सी गई, लेकिन उसने सरपंच को कोई जवाब नहीं दिया और गांव वालों की तरफ देखते हुए बोला, आपकी नदी के पानी में किसी की लाश है। उस लाश के सड़ने की वजह से पानी में कीटाणु पैदा हो गए और उन कीटाणुओं की वजह से आप लोगों के घरों में बुखार के मामले सामने आ रहे हैं। बड़े और जवान तो इन कीटाणुओं से निपट पा रहे हैं, लेकिन बच्चों और बूढ़ों के लिए ये खतरनाक है। और फिर जब आप उन्हें वही पानी हर रोज पिला रहे हो तो दवा भी उनके ऊपर कोई असर नहीं कर रही है, लकी ने कहा। जैसे ही गांव वालों ने ये सब सुना तो वो हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। हमारी नदी में लाश? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारी नदी में तो किसी की लाश नहीं हो सकती। वैसे भी हमारे यहाँ तो मुर्दों को जलाया जाता है या दफन किया जाता है, और इन दिनों तो गांव में किसी की मौत भी नहीं हुई है। देखिए, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं जो रिपोर्ट में लिखा है। मैं आप लोगों को अलग से कुछ नहीं बता रहा हूं, लकी ने कहा। इस बात का क्या सबूत है कि जो आप बता रहे हैं वही रिपोर्ट में लिखा है, या जो रिपोर्ट में लिखा है वही आप बता रहे हो? भाई, आप भी तो विजया के भाई हो। ऐसे में सरपंच ने फिर से लकी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा, लेकिन इस बार लकी से रहा नहीं गया और उसने रिपोर्ट सरपंच की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो लीजिए रिपोर्ट, आप पढ़ लीजिए। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो सही क्या है वो गांव वालों को आप ही बता दीजिए। लेकिन आप तो बता नहीं पाएंगे ना, आपने तो खुद कभी पढ़ाई की ही नहीं। एक काम कीजिए, आपकी जान पहचान में अगर कोई डॉक्टर हो तो आप उसे ये रिपोर्ट भेज दीजिए। मैं जो कह रहा हूं उससे उलट अगर वो कोई बात कहे तो आप मुझे और विजया, हम दोनों को फांसी पर चढ़ा देना, ठीक है? लकी ने कहा और सरपंच की तरफ रिपोर्ट बढ़ा दी। पहले तो सरपंच उसके हाथ से रिपोर्ट लेने में झिझक रहा था, लेकिन आखिर में उसने रिपोर्ट ली और उसका फोटो खींचकर वापस उसे लकी को दे दिया। अब सभी गांव वाले सरपंच की तरफ देखने लगे थे। वो इस बात को देखने का इंतजार कर रहे थे कि लकी की बात में और सरपंच की बात में कहीं कोई फर्क तो नहीं। खुद सरपंच भी उधर से डॉक्टर के जवाब का इंतजार किए जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी की बात सही निकलेगी? क्या सच में गांव की नदी में किसी की लाश थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब शांता और गुड़िया लकी के पैरों में गिरे तो आखिर में लकी ने गज्जू को छोड़ दिया और उसके बाद गांव वालों को खूब सुनाया। उसने कहा कि गांव वाले इतने भी समझदार नहीं थे कि वो अपना भला और अपना बुरा खुद समझ सकें। लकी ने उन्हें बताया कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो विजया नहीं बल्कि यहाँ के पानी की वजह से हो रहा था। लेकिन सरपंच के साथ गांव के बाकी लोगों को लकी की बात पर यकीन नहीं था। ऐसे में लकी ने पानी की जांच के लिए कमलेश को अपने हॉस्पिटल में भेज दिया। कमलेश जब वहां से रिपोर्ट लेकर आया तो सबके होश उड़ गए थे। रिपोर्ट में लिखा था कि पानी में किसी की लाश थी। सरपंच को जब लकी की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो लकी ने रिपोर्ट उसे थमा दी। अब पूरा गांव इस बात का इंतजार कर रहा था कि सरपंच ने जिस डॉक्टर को रिपोर्ट भेजी थी उसका क्या मैसेज आया था। जैसे ही सरपंच के मोबाइल की मैसेज टोन बजी तो इतने में सब लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। मैसेज आ गया है, सरपंच ने धीरे से गांव वालों से कहा। पढ़कर सुनाइए ना क्या लिखा है, एक गांव वाले ने कहा। सरपंच ने अपनी जेब से चश्मा निकाला और उस मैसेज की तरफ देखने लगा। उसने मैसेज को सरसरी निगाह से पढ़ लिया और उसके बाद गांव वालों की तरफ देखने लगा। सभी लोग इंतजार भरी नजरों से उसे देख रहे थे। इसमें वही लिखा है जो डॉक्टर साहब ने कहा था, सरपंच ने बहुत ही दबे हुए सुर में कहा। ये सुनते ही कमलेश, राजेश, गुड़िया और ब्रजेश काफी खुश हो गए थे। वहीं सरपंच, गज्जू, शांता और बाकी लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी सांप ने काट लिया हो। अब तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना?
लकी ने गांव वालों की तरफ देखते हुए पूछा। सभी गांव वालों ने अपनी नजर नीचे झुका ली। इतने में लकी ने विजया को आगे लाकर खड़ा कर दिया और बोला, अब आप सब लोग एक एक करके यहां आएंगे, विजया से माफी मांगेंगे और इसके पैर छुएंगे। लकी की ये बात सुनते ही सब लोग हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। क्या बात है, इसमें एक दूसरे की शक्ल क्यों देख रहे हो? अगर आप इसे डायन बना सकते हो तो देवी भी बना सकते हो। चलो, अब इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो जाए और मैं अपने असली रूप में आ जाऊं, आप लोग चुपचाप आना शुरू कर दीजिए। भैया, इसकी जरूरत। विजया कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में लकी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत है। इन लोगों के दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए कि जिंदगी में आदमी और कुछ करे ना करे, उसे पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए। उसे इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि वो अपना ही भला ना समझ सके। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो। लकी ने आखिर में गज्जू को देखा और चिल्लाते हुए कहा। सभी लोग गज्जू की तरफ देखने लगे थे। गज्जू अपनी जगह से खड़ा हुआ और बड़ी मुश्किल से अपने पैर उठाते हुए विजया की तरफ बढ़ने लगा। मुझे माफ कर दो, गज्जू ने कहा। पूरा बोल, मुझे माफ कर दो देवी, लकी ने उसे फटकारते हुए कहा। गज्जू ने एक गहरी सांस ली और फिर से विजया की तरफ देखते हुए बोला, मुझे माफ कर दो देवी। शाबाश, अब एक काम कर, गुड़िया के पास जा और उससे भी माफी मांग। तुम लोगों को बहुत शौक है ना उसे अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रखने का। अब जाकर उसके अंगूठे छुओ और उसके पैर दबाओ, और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी उसको आगे पढ़ाई करने से रोका तो। लकी ने आंखें निकालते हुए गज्जू और शांता को देखा। गज्जू की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लकी की बात को टाल सके, इसलिए वो सीधा गुड़िया के पास गया और उसके पैर छू लिए। गुड़िया को पहले तो शर्म आ रही थी, लेकिन बाद में वो लकी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। शांता भी उसके पैर में गिर गई थी और देखते ही देखते पूरा गांव विजया के पैरों में गिर गया था। एक जमाना था जब विजया को कोई मुस्कुरा कर देखता भी नहीं था, उससे ठीक से बात तक नहीं करता था, लेकिन आज जब सारा गांव उसके पैरों में था तो उसकी आंखें भर आई थी और वो हर थोड़ी देर में लकी को देख रही थी। जब सारे गांव ने विजया से माफी मांग ली तो आखिर में लकी ने गांव वालों से कहा, अब जाओ और नदी में से उस लाश को निकलवाओ। अगर उसी पानी को पीना चाहते हो तो अपने यहाँ फिल्टर लगवाओ। डॉक्टर साहब, लेकिन इन दिनों गांव में कोई मौत हुई ही नहीं है। हाँ, हमारा छोटा सा गांव है, अगर यहाँ कोई भी मरता है तो सबको खबर लग जाती है। तो फिर हमारी नदी में लाश कैसे हो सकती है? इतने में एक आदमी भागता हुआ आया और गांव वालों से बोला। उसके साथ में एक और आदमी खड़ा हुआ था। हो सकती है? अरे हो क्या सकती है, नदी में लाश है। इतने में एक गांव वाले ने आगे आते हुए कहा। सभी लोग उस बात को सुनकर हैरान हो गए। किसकी? इस जयराम की भैंस की। जैसे ही डॉक्टर साहब ने कहा कि नदी में किसी की लाश है तो मुझे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही इसकी भैंस मर गई थी, लेकिन ना तो इसके पास भैंस को दफनाने के पैसे थे और ना ही उसे जलाने के, इसलिए इसने चुपचाप रात को भैंस को नदी में फेंक दिया। उसी के सड़ जाने की वजह से नदी का पानी खराब हुआ है। उस आदमी ने जैसे ही ये कहा तो लकी हैरान हो गया। अब बताओ, ये लड़की डायन है या ये आदमी पिशाच है? लकी ने कहा। सारा गांव उस आदमी को मारने के लिए टूट पड़ा और इधर लकी विजया को अपने साथ लेकर उसके कमरे पर आ गया। साथ में राजेश, कमलेश और ब्रिजेश भी थे। वो लोग लकी का सामान अपने साथ ले आए थे और लकी को बार बार धन्यवाद दिए जा रहे थे। सर, हमें माफ करना, हमने आपके ऊपर शक किया। सर, अगर आप नहीं होते तो ये लोग विजया के साथ। सर, आप विजया को अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे? प्रॉमिस, इसकी सिक्योरिटी का सारा ख्याल हम लोग रखेंगे, कमलेश ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर उसकी शर्म साफ नजर आ रही थी। ये मेरा फैसला नहीं है, इसका और जय का फैसला है। ये दोनों जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। प्लीज मत जाओ ना, तुम चाहो तो मेरे घर पर रुक सकती हो,
मैं माँ को बोलकर तुम्हारे लिए एक कमरा खाली करवा दूंगा, कमलेश ने जल्दबाजी में कहा। उसे लग रहा था कि सच में विजया उसकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। विजया उसकी आंखों में ऐसा कुछ देख पा रही थी जो बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा था। उसने देखा कि कमलेश को उसके लिए कुछ महसूस हो रहा था। खुद राजेश और ब्रजेश को भी कमलेश का ये कहना थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन आखिर में उन्होंने इस बात को पचा लिया। देखती हूं, विजया ने धीरे से कहा। हाँ हाँ, आराम से देखो। वैसे भी अभी कुछ दिनों के लिए तो हम वापस पटना चल रहे हैं। जय को तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उसने स्पेशली कहा है कि अगर मैं आऊं तो तुम्हें अपने साथ लेकर आऊं, इसलिए जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम कुछ दिनों के लिए चल रहे हैं। पर भैया, एनजीओ वालों को पता चला कि मैं छुट्टी पर जा रही हूं तो वो मेरे पैसे, विजया ने कहा। अब इससे पहले कि लकी उसकी बात का जवाब दे पाता, इतने में कमलेश ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगर आपके एनजीओ से कोई आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि आप पढ़ाने के लिए गई हुई हैं। हम ये भी कह देंगे कि आप यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लकी उसकी बात सुनकर विजया को देखने लगा और मुस्कुरा दिया। विजया भी कमलेश की बात सुनकर शर्मा गई थी। फिर उसने अपना सामान पैक कर लिया और कुछ देर के बाद लकी और विजया लकी की गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। कमलेश, राजेश और ब्रजेश उन्हें बाय कर रहे थे। वो लोग पटना का रास्ता पकड़ चुके थे। माफ करना, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई थी, लकी ने विजया की तरफ देखते हुए कहा। भैया, आप आ गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना मुझे तो यही लगा था कि आज मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी, विजया ने कहा। जय ने मुझसे कहा था कि जब मैं शिवपुर से वापस आऊं तो तुम्हें साथ लेकर आऊं। अब ऐसे में मैं तुम्हें छोड़ थोड़ी ना सकता था। चाहे मुझे कुछ भी हो जाता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता, लकी ने कहा और विजया के सिर में हाथ फेर दिया। इधर विजया भी लकी को देखकर मुस्कुरा रही थी। रास्ते भर उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत सारी बातें की और बातों ही बातों के बीच में कब पटना आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। लकी की गाड़ी उसके क्लिनिक के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। उसने देखा कि क्लिनिक के बाहर आज पहले के मुकाबले भीड़ कम नजर आ रही थी। जैसे ही जय की नजर गाड़ी पर पड़ी तो वो भागता हुआ गाड़ी के पास आ गया। इतने में लकी गाड़ी से उतरा और अपना और विजया का सामान उतारने लगा। विजया कहाँ है? जय ने पूछा तो इतने में विजया गाड़ी से उतरी। जय ने उसे देखा तो हैरान हो गया। उसका चेहरा काफी थका हुआ सा लग रहा था और उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान नजर आ रहे थे। विजया, ये सब क्या हुआ बेटा? जय ने कहा और विजया के पास आकर खड़ा हो गया। विजया ने जय को एक सेकंड के लिए देखा और जोर से उससे लिपट गई। आज सुबह तक तो उसे यही लग रहा था कि वो कभी जय से नहीं मिल पाएगी, लेकिन अभी जब उसने जय को अपने सामने देखा तो अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई। उसकी आंखें भर आई थी। जय ने जब उसे रोते हुए देखा तो वो लकी की तरफ देखने लगा। लकी ने उसे इशारे में ही समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। लकी विजया और जय के साथ में अंदर आ चुका था। काफी देर से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और दोनों को बहुत भूख लग रही थी। ऐसे में लकी ने सबके लिए बाहर से खाना मंगवा लिया था और उसने खाते खाते बताया कि गांव में उसके और विजया के साथ क्या क्या हुआ था। बीच में विजया भी बताती जा रही थी कि उसके साथ गांव में क्या हो रहा था और सिर्फ 10,000 रुपयों के चक्कर में वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। जैसे जैसे जय ये सब सुनता जा रहा था तो उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसकी पीठ पीछे विजया के साथ साथ क्या हो गया था और उसे इस बात की भनक तक नहीं थी। उसकी आंखें भर आई और सांसें फूलने लगी। जब उसे पूरी बात पता चली तो उसने तुरंत विजया को गले से लगा लिया। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। पैसों के चक्कर में मैंने तुम्हें, जय ने कहा और रोने लगा। विजया की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अरे बस करो, दोनों भाई बहन कितना और रोने वाले हो, पहले ही दोनों नदियां बहा चुके हो। लकी की बात सुनकर वो दोनों अलग हो गए और उसे देखकर मुस्कुराने लगे। देखो विजया, मैं इस मामले में बोलने वाला कोई नहीं होता हूं, लेकिन तुझे एक बात बता देना चाहता हूं। अगर तू सिर्फ पैसों के लिए ये नौकरी कर रही है तो तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जय कल से मेरे यहाँ काम कर रहा है
और मैंने उसकी सैलरी डबल से भी ज्यादा कर दी है। फिर भी अगर तू चाहती है कि तुझे बच्चों को पढ़ाना है तो मैं तुझे कहूंगा कि तू ये काम करती रहे। लकी ने कहा, अब मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए भैया। विजया ने कहा और जय की तरफ देखने लगी। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अभी तो तू कमरे में जा और रेस्ट कर, शाम को मिलते हैं। सुहासनी, इसे कमरे में ले जाओ। सुहासनी ने मुस्कुराते हुए विजया को देखा और उसे अपने साथ ले गई। आओ जय बाबू, हम जरा काम देख लेते हैं, लकी ने जय से कहा और उसके कंधे में हाथ डालकर उसको बाहर ले जाने लगा। उधर जब लकी विजया को बचाकर अपने साथ कॉटेज पर ले आया था तो इधर चंद्रिका और उसके भाई प्रभुवन ने अपने बंगले पर ढेर सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया था। दोनों भाई बहनों ने अपने बेसमेंट में जितने भी हथियार जमा किए हुए थे उन सभी हथियारों को बाहर निकाल लिया था और एक एक करके उन सभी लोगों को देना शुरू कर दिया था। कुछ देर के बाद वहां खड़े हुए सभी लोगों को हथियार मिल चुके थे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करने की नौबत आ जाए, लेकिन तुम में से किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस किसी को कुछ नहीं करेगी, ये मेरी गारंटी है। बस किसी भी हाल में लकी अग्रवाल जिंदा नहीं बचना चाहिए। पीपल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रिका ने नारा लगाया और बाकी लोग भी उसके साथ नारे लगाने लगे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चंद्रिका अपना बदला लकी से ले पाएगी? और इन सब चीजों से बेखबर लकी इतने सारे लोगों से अपने आप को बचा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सरपंच और बाकी लोग जब कमलेश की रिपोर्ट लेकर आने का इंतजार कर रहे थे तब कमलेश वहां रिपोर्ट लेकर पहुंच चुका था। सरपंच ने जब रिपोर्ट पढ़ी तो वो हैरान हो गया था। रिपोर्ट में वही लिखा हुआ था जो लकी ने कहा था। ऐसे में सब लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। लकी विजया को लेकर फिर से कॉटेज आने के लिए रवाना हो चुका था। जब जय ने देखा कि विजया को काफी चोट आई हुई थी तो वो परेशान हो गया। उसे लकी और विजया ने सारी बात बताई तो वो सुनते ही पागल हो गया और विजया को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। लेकिन लकी ने उसे शांत करवाया और उसे बाहर ले आया। इधर चंद्रिका और प्रभुवन ने भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया था और उन्हें हथियार थमा दिए थे। हम कल सुबह इस काम को शुरू करेंगे, तब तक के लिए कोई किसी से ना तो बात करेगा और ना ही कोई किसी से मिलेगा। तुम सब लोगों के रुकने की व्यवस्था यहाँ हो गई है। कल सूरज उगने से पहले ही हम यहाँ से निकल जाएंगे और रात में ही इस काम को खत्म कर देंगे, क्योंकि सुबह जब शिवराज अग्रवाल की नींद खुले तो इस खबर से खुले कि लकी अग्रवाल मारा गया है। प्रभुवन ने कहा। वहां खड़े हुए सभी आदमियों ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और वहां फिर से पार्टी के नारे लगने शुरू हो गए। इसके बाद प्रभुवन ने सभी लोगों के खाने का इंतजाम करवाया और खुद चंद्रिका के साथ कमरे में आ गया। वो दोनों चंद्रिका के कमरे की बालकनी में खड़े हुए थे। भाई, मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं, चंद्रिका ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। शाम होने वाली थी और वो जिस काम को करने जा रहे थे अब उस काम में सिर्फ थोड़ी देर ही बाकी रह गई थी। तुम वहां चलकर क्या करोगी? तुम यहीं रुको, हम जाएंगे और थोड़ी देर बाद ही उसकी लाश लेकर तुम्हारे पैरों में पटक देंगे, प्रभुवन ने कहा। नहीं भाई, मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो मरे और मैं मुस्कुराऊं और वो मुझे मुस्कुराता हुआ देखे, चंद्रिका ने कहा। उसकी आंखों की ज्वाला अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। लकी के ऊपर उसे जो गुस्सा आ रहा था और ज्यादा उसे आंख मिल गई थी। लेकिन पापा, वो इसके लिए हाँ करेंगे, प्रभुवन ने कहा। मैंने पापा से पहले ही बात कर ली है, उन्होंने मुझे हाँ कर दी है। मैं भी तुम्हारे साथ आने वाली हूँ, चंद्रिका ने कहा और प्रभुवन की आंखों में देखने लगी। उसे प्रभुवन की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि प्रभुवन उसके साथ चलने की बात से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था।
ऐसे में चंद्रिका उसे देखकर मुस्कुराती और प्रभुवन वहां से निकल गया। चंद्रिका जानती थी कि भले ही हेमराज उसे राजनीति में आगे लाने की बहुत कोशिश कर रहा था और वो चाहता था कि चंद्रिका को कोई बड़ा पद मिले, पर उसे पता था कि उसके पिता के कमजोर हो जाने के बाद प्रभुवन उसके पिता की सत्ता हथिया लेने वाला था और ऐसे में चंद्रिका के हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला था। इसलिए वो यहीं से लकी को मारने से ही अपने करियर की शुरुआत करने वाली थी। चंद्रिका ये सब सोच ही रही थी कि उसे सिगरेट की तलब लगने लगी। ऐसे में उसने अपने पर्स में से सिगरेट निकाली और बालकनी में खड़े होकर फूंकने लगी। उधर जब चंद्रिका सिगरेट फूंक रही थी और लकी को खत्म करने के सपने देख रही थी, तब इधर लकी भी शाम का खाना खाने के बाद आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गया था। उसे 2 रातों की थकान बुरी तरह से चढ़ रही थी और अब बस वो आराम करना चाहता था। वो कमरे में आकर सोने ही वाला था कि इतने में उसे याद आया कि उसने ललित सिंह के चले जाने के बाद से एक बार भी उससे बात नहीं की थी। ऐसे में उसने तुरंत अपना फोन निकाला और ललित सिंह को फोन लगाने के लिए उसका नंबर निकाल लिया। लेकिन इससे पहले कि वो ललित सिंह को फोन मिलाता, उसे याद आया कि ललित सिंह इस वक्त आतंकवादियों के बीच में बैठा हुआ था। ऐसे में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका फोन लगाना कितना ठीक था और कितना ठीक नहीं था। लकी का मन आपस में द्वंद्व ही कर रहा था कि इतने में उसने एक गहरी सांस ली और फिर फोन लगा दिया। उधर फोन की घंटी बज रही थी और इधर लकी के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। कुछ घंटियों के बाद उधर से ललित सिंह ने फोन काट दिया। लकी समझ गया था कि वो कहीं बिजी था। लकी ने लाइट बंद की और सोना ही वाला था कि इतने में उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि किसी अजीब से नंबर से फोन आ रहा था। यह नंबर भारत का नहीं था। हेलो, लकी ने कहा। हेलो बेटा, मैं ललित बोल रहा हूं। उधर से ललित सिंह की धीरे से आवाज आई। लकी को उसकी आवाज कम और उसके पीछे बातें करते हुए लोगों की आवाज ज्यादा सुनाई दे रही थी। वो सुन पा रहा था कि लोग अरबी भाषा में पीछे कुछ गीत गा रहे थे। चाचा आप कैसे हैं? लकी ने पूछा। मैं ठीक हूं, सही सलामत हूं। वहां पर सब कैसे हैं? यहां भी सब ठीक है। आपको आने में कितना टाइम और लगने वाला है? इसका जवाब, अरे आ रहा हूं यार, आ रहा हूं। बहुत अरसे के बाद मेरे एक जिगरी यार का फोन आया है। मैं उसे बता रहा हूं कि मैं जन्नत में हूं, तू भी आ जा। तुम चलो, मैं आ रहा हूं। हाँ लकी, सॉरी, वो उन लोगों की टीम में से एक आदमी मुझे बुलाने आ गया था। आज उन लोगों ने हमारे और एक सैनिक को खत्म कर दिया। इसी बात की पार्टी चल रही है। दिल तो बहुत दुख रहा है, लेकिन पार्टी में शामिल हुए बिना काम भी नहीं चलने वाला। पर हाँ, मैं अभी तुम्हें ये नहीं कह सकता कि मैं कितने दिन में वहां पहुंचूंगा। काम जितना आसान नजर आ रहा था उतना आसान है नहीं। इन सब लोगों ने अपनी जुबानें सीली हुई हैं। भले ही मैं कुछ दिनों में इनका चहेता हो गया हूं, फिर भी ये लोग पूरी तरह से मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब तक मैं खुद किसी हिंदुस्तानी सिपाही को ना उड़ा दूं, तब तक ये लोग मेरा भरोसा नहीं करेंगे। तुम चिंता मत करो, मेरी जान को यहाँ कोई खतरा नहीं है और मैं जल्द से जल्द वहां आने की कोशिश करूंगा। अपना ध्यान रखना। जय हिंद, ललित ने कहा और फोन काट दिया। उसने देखा कि पीछे सारे आतंकवादियों ने अलाव जलाया हुआ था और सब उसके आसपास नाच गा रहे थे। जैसे ही ललित सिंह ने फोन रखा तो एक आदमी ने उसे भी अपने साथ आने का इशारा कर दिया। ऐसे में ललित सिंह भी उन लोगों में शामिल होने के लिए चला गया। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कोई एक आदमी अंधेरे कोने में खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। उधर जब ललित सिंह उन लोगों के साथ नाचने गाने लगा तो इधर लकी भी फोन रखने के बाद अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। कुछ देर के लिए तो उसकी नींद ही उड़ गई थी। उसे ललित सिंह की बहुत चिंता खाई जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसकी वजह से ललित सिंह किसी मुश्किल में ना फंस गया हो। लकी की जिद पर ही वो अजय से मिलने के लिए गया था और लकी के कहने पर ही वो सरहद के पार गया था। लकी जब ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका दोबारा फोन बजा। उसने देखा निशांत का फोन था। हाँ बोल निशांत। भैया क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसा है? मैं तो आपके बिना अधूरा हूँ भैया। यार आप दादाजी को कैसे हैंडल कर लेते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, निशांत ने कहा। लकी ने जैसे ही उसके मुंह से ये बात सुनी तो उसे हंसी आ गई।
क्यों, क्या हुआ? अरे मैं आज ही उनके पास में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रपोजल लेकर गया, तो कहने लगे कि इसमें ये ठीक नहीं है, इसमें वो ठीक नहीं है, यहाँ पर ये ऐड करो, यहाँ से ये हटाओ। फिर जब वो फीडबैक देते देते थक गए तो बोले कि तुम लकी के साथ रहते हो, उससे काम करना नहीं सीख सकते? उस आदमी से सीखो कि प्रपोजल कैसे बनाया जाता है। तो मैंने कहा कि दादू, ये प्रपोजल मैंने उन्हीं के साथ बैठकर बनाया था और ये सब उन्होंने ही लिखवाया है। तो बोले, यही तो तुम्हारे अंदर कमी है। जब तुमने लकी के साथ मिलकर प्रपोजल बनाया है तो इस प्रपोजल को मेरे सामने डिफेंड करने की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी है। अगर तुम्हारी जगह लकी यहाँ होता तो जो चेंजेस मैं बता रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक देकर वो मुझे समझाने की कोशिश करता, और कोशिश ही क्या करता, समझा ही देता। और तुम हर बात में ठीक है, हो जाएगा। अब यार भैया, मुझे कैसे पता चलेगा कि दादू मेरे साथ ट्रिक खेल रहे हैं? मुझे थोड़ी ना सपना आएगा कि वो मेरी अग्नि परीक्षा लेने वाले हैं। मुझे तो समझ ही में नहीं आता कि वो ऐसे सबके साथ करते हैं या उन्हें मुझसे ही कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, निशांत ने कहा। लकी ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, देख निशांत, अगर तुझे जिंदगी में कोई भी काम करना है तो कुछ चीजें तेरे पास होनी चाहिए। पहला, कॉन्फिडेंस, दूसरा कन्विक्शन। अगर ये दो चीजें तेरे पास है ना, तो तू मुश्किल से मुश्किल काम को पूरा कर सकता है और मुश्किल से मुश्किल आदमी से भी डील कर सकता है, हमारे दादाजी से भी। लेकिन अगर तेरे पास इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है ना, या दोनों ही चीजें नहीं है, तो तू कितना भी अच्छा प्रपोजल बना कर ले जा, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा। जब वो कह रहे थे कि लकी की तरह बन, तो इसी तरफ वो इशारा करने की कोशिश कर रहे थे, समझा? हाँ, लेकिन वो तो मुझे ये बात सीधी तरीके से भी बता सकते थे, इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे लाल, अग्रवाल परिवार में अगर कोई भी काम सीधी तरह से हो जाता है तो अग्रवाल परिवार कभी अग्रवाल परिवार बन ही नहीं पाता। इसलिए सीधे रास्ते छोड़ और टेढ़ी गलियां पकड़, लकी ने कहा। ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी लकी बन सकूं। वैसे आप वापस कब आ रहे हैं? कॉटेज के लिए कोई आदमी मिला? हाँ, मिल गया है। मैं उसे कल काम समझाकर हो सकता है कि दोपहर तक निकल जाऊं। ग्रेट, फिर तो शाम का डिनर साथ कर सकते हैं हम, आप, मैं और मोहिनी। मोहिनी? हाँ मोहिनी, मैंने आपको बताया था ना, जिससे मैं शादी। अरे हाँ, वो तेरी क्रिटिक। हाँ, मेरी क्रिटिक। भैया, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आप उससे मिल लो, आपको वो कैसी लगती है वो देख लो, और उसके बाद मेरी बात हाई कमांड के सामने रख दो, निशांत ने कहा। ओहो, अब क्या मोहिनी के बिना रहा नहीं जाता? नहीं भैया, वो बात नहीं है। वो क्या है कि घर में सब पुराने चेहरे देख देख कर ना जी भर गया है, और फिर इस तरह ऑफिस वर्क कर करके मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। ऐसे में अगर मोहिनी आ जाएगी तो शायद लाइफ में थोड़ा फ्रेशनेस आ जाएगी, फिर हम तीनों साथ में खूब हैंग आउट करेंगे, निशांत ने कहा। मेरी हैंग आउट करने की उम्र चली गई और हैंग आउट करने जितना टाइम मेरे पास नहीं है, पर तू चिंता मत कर, तेरे हैंग आउट की मैं पूरी व्यवस्था कर दूंगा। कल शाम को मिलते हैं, बोल देना मोहिनी से कि हम लोग डिनर के लिए जाने वाले हैं, लकी ने कहा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, यू आर ग्रेट, निशांत ने कहा और फोन काट दिया। लकी ने देखा कि घड़ी में 11 बज चुके थे। अब उसे नींद आ रही थी, इसलिए उसने अपनी चादर तानी और सो गया। जब इधर लकी को नींद लग चुकी थी, तब उधर प्रभुवन और चंद्रिका अपनी गाड़ी में बैठकर लकी के कॉटेज पर जाने के लिए रवाना हो गए थे। उनके 5 ट्रक और चले आ रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने अपने लड़कों को भर रखा था। रात को सुनसान रास्तों से होते हुए वो ट्रक लकी के कॉटेज की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। चंद्रिका के चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था, और वहीं प्रभुवन के चेहरे पर भी गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कैसे करना है? उसे अंदर घुसकर मारना है या बाहर निकलकर? प्रभुवन ने पूछा। बाहर निकलकर, उसके स्टाफ के लोगों के सामने, चंद्रिका ने कहा। प्रभुवन ने हाँ में सिर हिला दिया। उन लोगों की गाड़ियां कुछ ही देर के बाद लकी के कॉटेज के बाहर पहुंच चुकी थी। प्रभुवन और चंद्रिका ने कॉटेज से थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। वो लोग इस लड़ाई में बीच में नहीं आने वाले थे और कोने में ही खड़े रहकर सब कुछ देखने वाले थे। उन्होंने अपने लोगों को आगे कर दिया था। कॉटेज का दरवाजा अंदर से लगा हुआ था।
ऐसे में 4 आदमी दरवाजे के सामने गए और जोर जोर से घंटी बजाने लगे। कुछ ही देर बाद उन्हें अंदर से एक आवाज आई। अरे आ रही हूं, इतनी क्यों घंटी बजा रहे हो? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि सुहासिनी की थी। वो दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां 4 लोग खड़े थे। उन चारों के हाथ में बंदूक थी। सुहासिनी ये देखकर घबरा गई। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी इतने सारे लोगों से अपने आप को बचा पाएगा या वो सच में मारा जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उधर जब लकी अपने क्लिनिक पहुंच चुका था तब इधर प्रभुवन और चंद्रिका ने उसे मारने की सारी तैयारी कर ली थी। वो लोग रात होते ही लकी को खत्म करने के लिए निकल जाने वाले थे। पहले ये काम सिर्फ प्रभुवन ही करने वाला था, लेकिन जब चंद्रिका को लगा कि प्रभुवन अकेला इस काम का सारा क्रेडिट खा जाएगा तो ऐसे में उसने भी उसके साथ आने के लिए कह दिया। प्रभुवन को उसका अपने साथ आना तो खटका, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से चंद्रिका को मना करे। इधर लकी भी रात को अपने कमरे में आ गया था। उसने पहले ललित सिंह और फिर निशांत से बात की और आखिर में सो गया। जब वो उधर सो ही रहा था कि इधर कॉटेज का दरवाजा बजने लगा और सुहासिनी दरवाजा खोलने के लिए आ गई। उसने देखा कि 4 लोग उसके सामने बंदूक लेकर खड़े हुए थे। दरवाजा खोलो, उनमें से एक आदमी ने कहा। उन सभी के मुंह ढके हुए थे। सुहासिनी उस आदमी की आवाज और उसके हुलिये से भले ही घबरा गई थी, फिर भी उसने हिम्मत रखते हुए पूछा, कौन हो तुम? हमसे सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, दरवाजा खोलो, उस आदमी ने फिर से कहा। सुहासिनी को उसका इस तरह से बात करने का तरीका सही नहीं लगा। ऐसे में उसने कहा, अभी क्लिनिक बंद है, जो भी काम हो उसके लिए कल आना। यह कहकर सुहासिनी ने दरवाजा लगा दिया। जैसे ही वो अंदर जाने वाली थी कि इतने में उसे अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। उसने जब पलट कर देखा तो पाया कि उस आदमी ने सुहासिनी की गर्दन पर बंदूक टिका दी थी और बोला, अगर दरवाजा नहीं खोला तो गोली आर पार हो जाएगी। इतने में दूसरे आदमी ने कहा, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें लकी चाहिए, इसलिए दरवाजा खोल। जैसे ही उसने कहा तो सुहासिनी ने घबराते हुए दराज में से चाबी निकाली और दरवाजा खोलने लगी। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली थी कि इतने में जय भी वहां आकर खड़ा हो गया। बाहर हो रही आवाजें सुनकर उसकी नींद भी खुल गई थी। उसने देखा कि 10 लोगों से भी ज्यादा उसके क्लिनिक में घुसे चले आ रहे थे। कौन हो तुम लोग? जय ने पूछा। लकी कहाँ है? इतने में एक आदमी ने जय से पूछा। जय ने पहले सुहासिनी की घबराती हुई शक्ल की तरफ देखा और फिर उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, क्या काम है? उसके साथ गुल्ली डंडा खेलना है, इतने में एक आदमी ने कहा और अपनी बंदूक उसके कंधे पर रख ली। जय को वो आदमी ठीक नहीं लग रहा था। वो उस आदमी को देखते ही समझ गया था कि वो यहाँ लकी को मारने के लिए आया था। इसलिए इससे पहले कि वो लकी का पता बताता, जय ने उस आदमी के पेट में खींचकर लात मार दी। उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि जय उसके पेट में लात मार देगा। उसके हाथ से बंदूक छूट गई और जय ने तुरंत वो बंदूक उठाकर उसके ऊपर तानते हुए कहा, चले जाओ यहां से, अभी के अभी चले जाओ, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो सभी लड़के एक बार को घबरा गए। इतने में सुहासिनी को भी मौका मिल गया और उसने भी एक आदमी के हाथ को काट लिया और उसकी बंदूक छीनकर अपने हाथ में ले ली। उन दोनों ने मिलकर वहां खड़े हुए सभी लड़कों को गन पॉइंट पर लिया और कहा, निकल जाओ यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। सुहासिनी ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे साथ नहीं होगा, बंदूक फेंक दो। तुम्हें पता नहीं है तुमने किसकी बंदूक छीनी है। अभी 2 मिनट में जान से हाथ धो बैठोगे। बात मानो और सीधी तरह से बता दो लकी कहाँ है, वरना अबे जा। धमकी किसको देता है? जय को गुस्सा आया और उसने एक आदमी को बंदूक के बट से मारना शुरू कर दिया। सुहासिनी ने भी 1-2 लोगों को बंदूक के बट से मारा और उनकी तरफ देखते हुए बोली, यहां से बाहर निकल जाओ, वरना जिंदा नहीं बचोगे।
वो सभी लड़के एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और धीरे धीरे बाहर आने लगे। सुहासिनी और जय भी उनके पीछे पीछे बाहर आ रहे थे। जैसे ही वो लोग दरवाजे से बाहर आकर मैदान में खड़े हुए और जय सुहासिनी उनके पीछे आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैदान में कम से कम 500 लड़के खड़े हुए थे। उन सभी ने एक से कपड़े पहन रखे थे और सभी के चेहरे ढके हुए थे। उन सभी के हाथों में हथियार थे। जय और सुहासिनी ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। उन्हें पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो उन लोगों से निपट लेंगे, लेकिन इतने सारे लोगों से निपटने के बारे में तो वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। यही है वो गार्ड जिसने लकी को फोन करके बुलाया था। इस आदमी को भी छोड़ना मत, बांध दो उस साले को। इतने में चंद्रिका ने पीछे से कहा। उसने दूर से ही जय को देख लिया था और पहचान भी लिया था। ऐसे में वो सभी लड़के जय के ऊपर टूट पड़े और सीधा उसे पकड़ लिया। उसे 20 लड़कों ने एक साथ पकड़ा हुआ था और उसके हाथ से बंदूक भी छीन ली। ऐसे में जय किसी भी हालत में छूट नहीं सकता था। सारे लड़कों ने मिलकर जय को पेड़ से बांध दिया और उसे थप्पड़ पर थप्पड़ लगाना शुरू कर दिया। इधर सुहासिनी को भी उन्होंने पकड़ लिया था और पूछा, अब बोलेगी कि लकी कहाँ है या तेरा भी यही हाल करें? नहीं, बताती हूँ, सुहासिनी ने कहा और इशारे से उसे समझा दिया कि लकी किस कमरे में सोया हुआ था। चंद्रिका और प्रभुवन ने उसकी बात सुनी और आखिर में प्रभुवन ने उन लोगों को लकी को लाने का इशारा कर दिया। जैसे ही वो लोग जाने वाले थे कि इतने में चंद्रिका ने कहा, उसे एक भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। उसके साथ जो भी होगा वो मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। सभी लड़कों ने चंद्रिका की बात का ध्यान रखा और सीधा लकी को लाने के लिए अंदर चले गए। इधर जय और सुहासिनी एक दूसरे को घबराते हुए देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब लकी के साथ क्या होने वाला था। उधर जब सारे लड़के लकी को उठाने के लिए कमरे की तरफ बढ़ने लगे थे, तब इधर लकी आराम से अपने कमरे में सो रहा था। उधर पूनम भी अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन जब उसने कुछ लोगों के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनी तो उसकी नींद खुल गई। उसने उठकर अपने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि कुछ लोग ऊपर लकी के कमरे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। पूनम ये देखकर हैरान हो गई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, कौन हो तुम लोग? उसकी आवाज सुनते ही सारे लड़के उसकी तरफ देखने लगे थे। तू कौन है? इतने में एक लड़के ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं यहाँ पर डॉक्टर हूँ, पर तुम लोग कौन हो? हम चंद्रिका शंकर के आदमी हैं, लकी को ढूंढने के लिए आए हैं। चुपचाप सो जा वरना लकी के साथ साथ तेरा भी इलाज हो जाएगा। उनमें से एक आदमी ने कहा। यह सुनते ही पूनम बुरी तरह से घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुहासिनी, जय, बचाओ, पता नहीं हमारे यहाँ कौन लोग घुस आए हैं, जय। जब उन लोगों से पूनम की आवाज सहन नहीं हुई तो 2 लोग उसकी तरफ बढ़े और उसे धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया। लेकिन पूनम अंदर भी चिल्लाती जा रही थी और दरवाजा पीट रही थी। साली बहुत चिल्ला रही है, एक आदमी ने कहा तो दूसरे आदमी ने दरवाजे के निचले हिस्से पर बंदूक रखी और गोली चला दी। गोली की आवाज सुनते ही पूनम शांत हो गई, लेकिन उधर गोली की आवाज सुनते ही लकी की नींद खुल गई और वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसे गन पाउडर की खुशबू आने लगी थी और उसे पूनम के चिल्लाने की अभी भी आवाज आ रही थी। पूनम की आवाज के साथ ही उसे कुछ लोगों की सीढ़ियां चढ़ने की भी आवाज आ रही थी। ऐसे में लकी समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी और इससे पहले कि वो लड़के लकी के कमरे में घुसते वो चौकन्ना हो गया था। उसने सबसे पहले ऊंटी पर टंगी हुई अपनी पैंट उठाई और उसमें से सारी ब्लेड्स निकालकर अपनी जेब में डाल ली। इसके बाद उसने पलंग के नीचे छिपे हुए डंडे को निकाल लिया। फिर बिस्तर पर तकिए जमाकर चादर उड़ा दी ताकि लोगों को ये लगे कि लकी वहीं सोया हुआ था और आखिर में कमरे के दरवाजे के पास जाकर तैनात खड़ा हो गया। कौन सा कमरा बताया था उसने? वो वाला? अरे वो तो सीधे हाथ पर है। उसने कहा था कि लकी का कमरा उल्टे हाथ पर है। पंखा चलने की आवाज तो इसी कमरे से आ रही है। तो बाहर क्यों खड़ा है मेरी जान? अंदर चलकर हवा खाते हैं ना। उनमें से एक आदमी ने कहा और लकी के कमरे के दरवाजे को जोर से पीटने लगा। लकी इधर सतर्क हो गया था और दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। उधर 2 से 4 बार में ही उन लोगों ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया
और सीधा अंदर चले आए। ये लो, यहाँ हम कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे हैं और इस आदमी की नींद तक नहीं खुली। ऐसे आलसी दानव को मारने के लिए चंद्रिका 500 लोग लेकर आई है। उसका दिमाग कुछ खराब नहीं है। अरे एक तो नेता की बेटी और ऊपर से सुंदर, दिमाग खराब नहीं होगा तो और क्या होगा। इस साले को तो मैं ही चंद्रिका के पैर में पटकूंगा, फिर देखना वो कैसे मेरे प्यार में। एक और आदमी ने कहा तो इतने में उसके साथ के एक लड़के ने उसके सिर पर चपत लगाई और बोला, अरे पहले उसे उठा तो ले। जिस आदमी को सिर पर चपत लगी वो लकी के पास गया और उसे जगाने लगा। लकी, ओ लकी, उठ 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 जा, पापा यमराज आए हैं, उठ, उसने कहा। लेकिन जब लकी नहीं उठा तो उसने पहले अपने लोगों की तरफ देखा और फिर चादर खींच दी। जैसे ही उसने चादर खींची तो पाया कि लकी वहां है ही नहीं, वहां पर तकिए पड़े हुए थे। वो सब लोग हैरान हो गए और सब ने अपनी अपनी बंदूकें तान ली। लेकिन इससे पहले कि वो पलटकर इधर देख पाते, पीछे से ब्लेड्स आनी शुरू हो गई और वो सारी ब्लेड हर एक आदमी के गर्दन में गढ़नी शुरू हो गई थी। कमरे में सब लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। हर एक की गर्दन में 3 से 4 ब्लेड जा लगी थी और उन्हें खून आना शुरू हो गया था। इससे पहले वो अपने आप को संभाल पाते और पलटकर लकी के ऊपर हमला कर पाते, लकी ने डंडे से उन सब के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। 2-3 को जमीन पर गिराने के बाद लकी ने जमीन पर गिरी हुई बंदूक उठाई और उन सब के ऊपर तान कर खड़ा हो गया। हिलना मत, वरना क्या कर लेगा तू, एक आदमी ने कहा और होशियारी दिखाते हुए लकी को पकड़ने के लिए आगे आया। तो इतने में लकी ने उसके सीने में गोली मार दी। वो सीधा बाथरूम के दरवाजे से जा टकराया और फिर नीचे गिर गया। हिलना मत, लकी ने बाकी बचे हुए लोगों से कहा। सब ने उसकी बात मानी और जैसे थे वैसे ही खड़े हो गए। तुम लोगों को चंद्रिका ने भेजा है, लकी ने पूछा। हाँ, तुम तो कह रहे थे कि 500 लोग हो, बाकी लोग कहाँ है, लकी ने पूछा। नीचे मैदान में खड़े हैं। और कौन है, चंद्रिका और उसका भाई प्रभुवन भी है। उन दोनों ने हमें आपको नीचे लाने के लिए भेजा था, लेकिन आप तो चलो, लकी ने कहा। कहाँ, नीचे चलो। और आप, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। आप हमारे साथ आ रहे हो, एक आदमी ने हैरान होते हुए पूछा। उसे लगा कि लकी ने 10 लोगों से तो अपने आप को बचा लिया था, लेकिन वो किसी भी हाल में अपने आप को 500 लोगों से नहीं बचा सकता था। हाँ, आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। हम नीचे जाकर बोल देंगे कि आप ऊपर नहीं थे। हाँ, बोल देंगे कि हम अंदर आए उससे पहले ही आप जान बचाकर भाग गए। मैं भागता नहीं हूं, लकी ने इतने में कहा और उस आदमी के पेट में बंदूक का बट मार दिया। वो आदमी जोर से चिल्ला उठा। देख क्या रहे हो, चलो, लकी ने कहा। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लकी से आगे कुछ कह सके, इसलिए उन्होंने पलटकर कमरे से बाहर निकलना शुरू कर दिया। 1 मिनट, उसे कौन लेगा, लकी ने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा जो बाथरूम के पास मरा पड़ा था। 2-4 लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर 4 लोग उसे उठाने के लिए उसके पास चले गए। उन्होंने उसे अपने कंधे पर डाला और सीधा बाहर आने लगे। लकी अभी भी बंदूक ताने उनके पीछे खड़ा था। जैसे ही आखिरी आदमी कमरे से बाहर निकलने को था कि इतने में लकी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। लकी का हाथ अपने कंधे पर पाते ही वो घबरा गया और बोला, मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैं तो गरीब आदमी हूँ, शूटर हूँ, मतलब निशानेबाजी खेलता हूँ, पर कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। चंद्रिका अच्छा पैसा दे रही थी, इसलिए मैं तो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं तो तुमसे ये कह रहा था कि बाथरूम में सर्फ और पोछा पड़ा है, फर्श पर गिरा हुआ खून और तुम लोगों के जूते के निशान साफ कर देना और चादर बदल कर नीचे आ जाना। मुझे अपना कमरा गंदा पसंद नहीं है, लकी ने कहा। वो आदमी 2 सेकंड तक लकी को घबराते हुए देखता रहा और आखिर में बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। इधर लकी भी उन लोगों के साथ नीचे जाने लगा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी 500 लोगों से निपट पाएगा या उसकी बहादुरी उसे मरवा देगी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वो लोग कॉटेज के अंदर आना चाहते थे, लेकिन सुहासिनी दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी।
ऐसे में उनमें से एक आदमी ने सुहासिनी के सिर पर बंदूक अड़ा दी थी। उसने मजबूरी में दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन इतने में उसके बचाव के लिए जय वहां पहुंच गया। पर जब दोनों ने देखा कि बाहर 500 लोग खड़े हुए थे तो दोनों की हालत खराब हो गई। इतने में चंद्रिका ने जय को बंधवा दिया और अपने आदमियों को लकी को लाने भेज दिया। बीच में जब पूनम ने शोर मचाया और उस शोर की वजह से उन लोगों ने गोली चलाई तो लकी की नींद खुल गई और वो अलर्ट हो गया। बाद में जैसे ही सारे लोग उसके कमरे में घुसे तो लकी ने उन्हें अपने काबू में ले लिया और उनके साथ नीचे आने लगा। उसने आते हुए रास्ते में पूनम के कमरे का दरवाजा भी खोल दिया था। आखिर में जब लकी नीचे बरामदे में पहुंचा और बाहर जाने ही वाला था कि इतने में उसने उस लाश को देखते हुए कहा, इसे यहीं लेटा दो और अपनी अपनी बंदूकें यहां रख दो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। लकी की बात सुनते ही सभी लोगों ने बंदूकें वहीं टेबल पर छोड़ दी। लकी ने उन सभी लोगों की बंदूकों को अपने साथ ले लिया और उनके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ देर के बाद जैसे ही वो सब लोग बाहर आए तो चंद्रिका और प्रभुवन उन्हें बड़ी उम्मीदों से देखने लगे। वो उनके साथ में लकी को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लकी उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। क्या हुआ, लकी कहाँ है? चंद्रिका ने पूछा। उसके इस सवाल पर सारे लड़कों ने अपना सिर झुका लिया। मैं पूछ रही हूं लकी कहाँ है? उसने दोबारा पूछा तो इतने में हवा में एक फायर हुआ। चंद्रिका ने देखा कि आसमान में धुआं उठ रहा था और उस धुएं के हट जाने के बाद उन लड़कों को हटाकर एक आदमी सामने आ रहा था। लकी यहाँ है, लकी ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए कहा। चंद्रिका ने देखा कि लकी के दोनों हाथों में बंदूक थी और उसने अपनी कमर और कंधे पर भी कुछ बंदूकें टांग रखी थी। चंद्रिका उसे इस हालत में देखते ही हैरान हो गई थी। खुद प्रभुवन भी पहली बार लकी को देख रहा था। वो भी लकी के इस रूप से हैरान हो गया था। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो उस साले को। ये लोग मुझे नहीं पकड़ सकते क्योंकि मैंने इन्हें पकड़ रखा है। इन्होंने लकी का वही रूप देख लिया है जो उस दिन तुमने कॉलेज में देखा और जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ मुझे एक अकेले को मारने के लिए 500 लड़कों को लाना पड़ा। बाप रे 500, माय गॉड। इन लड़कों को लाने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि इन सब के मर जाने के बाद तुम्हारे कितने सारे वोटों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पकड़ तो ये लोग मुझे पाएंगे ही नहीं, लकी ने कहा और चंद्रिका की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। चंद्रिका को गुस्सा आ रहा था। प्रभुवन को भी लकी के तेवर देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वहां जो लड़के खड़े थे वो भले ही बहुत सारे थे, लेकिन उन सभी को लकी की धमकी से घबराहट हो रही थी। ऐसे में लकी ने जिन लड़कों को पकड़ा था उनकी तरफ देखते हुए बोला, जाकर मेरे दोस्त को खोल दो। उन सभी लड़कों ने हाँ में सिर हिलाया और जाकर जय को खोल दिया। जैसे ही चंद्रिका ने देखा कि सच में वो लोग लकी की बात मान रहे थे तो उसे गुस्सा आया और उसने कहा, अरे देख क्या रहे हो कमबख्तों, मारो उस साले को। चंद्रिका की बात सुनते ही उन सभी लड़कों में जोश आ गया और वो अपनी बंदूक लोड करके लकी की तरफ भागने लगे। इतने में लकी भी वहां से भागा और उस पेड़ के पीछे जाकर छिप गया जिस पेड़ से उन्होंने जय को बांधा हुआ था। तुम दोनों अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो, लकी ने जय से कहा। जय ने सुहासिनी को उठाया और सीधा अंदर चला गया। इधर लकी पेड़ के पीछे खड़ा था और उसके सामने 400 से भी ज्यादा लोग थे। उन सभी ने अपनी बंदूकें निकाल ली थी और लकी के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया था। लकी काफी देर तक उस पेड़ के तने के पीछे छिपा रहा और आखिर में उसने निकलकर अंधाधुंध गोलीबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सभी जमीन पर गिर गए थे और दर्द से कराह रहे थे। उनके पीछे जो लोग खड़े थे उन्होंने लकी के ऊपर गोलीबाजी शुरू कर दी, लेकिन लकी ने उन लोगों का भी वही हाल किया जो उसने पहले वालों का किया था। देखते ही देखते लकी ने कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को जमीन पर गिरा दिया था, लेकिन इस बीच में उसकी भी गोलियां खत्म होने लगी थी। वो लोगों को मारता तो जा रहा था, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो उन्हें ज्यादा देर तक नहीं मार सकता था। इधर चंद्रिका और प्रभुवन यही सोचकर
खुश हो रहे थे कि एक बार लकी की गोलियां खत्म हो जाती तो उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता था। लकी भी यही सोच रहा था कि एक बार गोलियां खत्म हो जाने के बाद वो 300 से भी ज्यादा लोगों से अकेले तो नहीं लड़ सकता था। वो उन्हें ब्लेड मार सकता था, लेकिन कब तक? अगर एक भी गोली उसे लगती तो उसका खेल खत्म हो सकता था। उसकी जेब में कैस्पर भी नहीं थी। ऐसे में जब लकी की आखिरी गोली भी खत्म हो गई और उसकी तरफ से फायरिंग बंद हो गई तो पीछे से चंद्रिका के हंसने की आवाज आने लगी। उसने हंसते हुए कहा, लकी, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। जिस हीरोगिरी से तुम यहाँ आए थे ना, वो हीरोगिरी दिखाने का टाइम चला गया है। तुम्हें क्या लगता था चंद्रिका शंकर बच्ची है? तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा लोगों को मैं अब तक ऊपर पहुंचा चुकी हूँ। कब किसे और कैसे मारना है, इस चीज की प्लानिंग मुझसे अच्छी और कोई नहीं कर सकता है। मैं आने वाले टाइम में इस राज्य की मुख्यमंत्री होने वाली हूँ और तुम मुझे मजाक में ले रहे थे। अब चुपचाप बाहर निकल आओ, वरना मेरे आदमी तुम्हें कुत्तों की तरह खदेड़ कर बाहर लेकर आएंगे। तुम तो बहादुर आदमी हो यार, बहादुरी से अपनी मौत को स्वीकार करो, लोग तुम्हें याद रखेंगे। चंद्रिका ने इतना कहा और पेड़ की तरफ देखने लगी। पेड़ के पीछे कोई हरकत नहीं हो रही थी। वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। ना तो लकी के हिलने की आवाज आ रही थी और ना ही चलने की। जो लोग पेड़ के पास में खड़े हुए थे, उन्हें तो लकी की सांस तक लेने की आवाज नहीं आ रही थी। उन्हें यह शक हो रहा था कि लकी जिंदा भी था या मर गया। लकी, मैं तुमसे बात कर रही हूं। मैं जानती हूं तुम वहां बैठे हुए हो। देखो, किसी भी तरह की चालाकी करने की सोचना भी मत। तुम जितनी चालाकी करोगे, मैं उतनी बुरी तुम्हें मौत दूंगी। चुपचाप बाहर आ जाओ। चंद्रिका ने फिर से कहा, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। पेड़ के पीछे से कोई आवाज नहीं आई। इतने में चंद्रिका ने एक आदमी को इशारा किया कि वो जाए और पेड़ के पीछे देखे कि क्या हो रहा है। वो पेड़ के पीछे जा ही रहा था कि इतने में कोने में खड़े एक आदमी ने उसे रोका और कहा, भाई मत जा, वो बहुत बुरी ब्लेड मारता है। उसकी जेब में बहुत सारी ब्लेड रखी हुई हैं। इतना कहते ही वो आदमी पलट गया और अपनी गर्दन पर पड़े ब्लेड के घाव उस आदमी को दिखाने लगा। उस आदमी की गर्दन के घाव देखकर दूसरे ने जाना कैंसिल कर दिया। उसकी गर्दन के घाव देखकर ना सिर्फ वो आदमी डर गया था, बल्कि और भी बहुत से लोग घबरा गए थे। इतने में चंद्रिका ने इधर से चिल्लाते हुए कहा, लकी, मैं सिर्फ 20 तक गिनूंगी। अगर 20 की गिनती में तुम बाहर नहीं आए तो मैं पेड़ के पीछे बम गिरवा दूंगी। मैं सारी तैयारियों के साथ आई हूं। चंद्रिका ने कहा। लकी ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। अब चंद्रिका का माथा खराब हो गया और उसने गिनना शुरू कर दिया। 1, 2, 3। जैसे जैसे वो गिनती आगे बढ़ाती जा रही थी, वहां खड़े हुए लोगों के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। जिन लोगों को लकी ने कमरे में मारा था, वो लोग चाहते थे कि लकी जल्दी से पेड़ के पीछे से बाहर निकल आए। वहीं जिन लोगों ने लकी को अभी देख लिया था, वो नहीं चाहते थे कि लकी पेड़ के पीछे से बाहर आए। भले ही उनके हाथों में बंदूक थी, लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि लकी से मुकाबला इतना भी आसान नहीं है जितना वो समझ रहे थे। लेकिन चंद्रिका को अपने और अपने आदमियों के ऊपर पूरा विश्वास था। उसे पता था कि आज वो लकी को खत्म करके ही यहां से जाने वाली थी। 9, 10, 11। लकी, आधी से ज्यादा गिनती पूरी हो गई है। अब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? चंद्रिका ने कहा। जब लकी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने फिर से आगे गिनना शुरू कर दिया। उधर जैसे जैसे गिनती बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे इधर कॉटेज के अंदर पूनम, जय, विजया और सुहासिनी की सांसें ऊपर नीचे होती जा रही थी। मैं बाहर जाकर देखता हूं कि क्या हुआ है, जय ने कहा और वो जैसे ही दरवाजा खोलने को था, इतने में विजया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, भैया कहाँ जा रहे हो? आप वहां जाकर कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन लकी वहां अकेला है, उसे मेरी मदद। तुम उसकी कोई मदद नहीं कर पाओगे जय। तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम ज्यादा से ज्यादा 2-4 लोगों को मार दोगे, लेकिन उसके बाद वो लोग लकी के साथ तुम्हें भी। कैसी बात कर रही हो पूनम? तुम्हें लगता है कि वो लोग इतनी आसानी से लकी की कॉलर पकड़ लेंगे? सवाल ही नहीं उठता। अरे वो लकी है, वो चुप भी है तो किसी भी भूचाल से कम नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है
वो जरूर कुछ ना कुछ कर रहा होगा, सुहासिनी ने कहा और अपने कानों को दरवाजे से जोड़ दिया। बाकी लोग भी बाहर चंद्रिका की गिनती को सुने जा रहे थे। 15, 16, 17, 18, चंद्रिका ने कहा। जैसे ही उसने 18 कहा, इतने में उसके पास एक आदमी बम लेकर आ गया और उसका पिन हटाने लगा। इतने में प्रभुवन ने उस आदमी को रोका और चंद्रिका की तरफ देखते हुए बोला, अरे तुम ये क्या कर रही हो? उसे बम से उड़वा रही हो? याद नहीं है तुमने घर पर क्या कहा था कि तुम उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहती हो? तुम चाहती हो कि जब वो मरे तो तुम मुस्कुराओ और तुम्हें मुस्कुराता हुआ देख ही वो मर जाए। प्रभुवन ने चंद्रिका को याद दिलाया। ये सुनते ही चंद्रिका दुविधा में पड़ गई और पहले पेड़ को और फिर प्रभुवन को देखने लगी। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूं? वो बाहर आ ही नहीं रहा। ऐसे में उसे कैसे ना कैसे तो मारना पड़ेगा ना। अरे तुम यहां से बम फेंकोगी और वो उधर जाकर फटेगा। फटने के बाद लकी मर भी जाएगा, लेकिन ये सब हो जाने के बाद कौन ये मानेगा कि बम तुम नहीं फेंकवाया था? अगर किसी आतंकी संगठन ने इस चीज की जिम्मेदारी ले ली और हमारी अपोजिशन पार्टी ने भी पुलिस के साथ मिलकर इस बात को मान लिया कि ये बम तुमने नहीं बल्कि किसी संगठन ने फेंकवाया है, तो हमारा तो सारा काम खराब हो जाएगा ना। चंद्रिका शंकर जो इतना बड़ा नाम होने वाली है, वो तो एक झटके में फुस हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? अपने आदमियों को भेजो और उसे पेड़ के पीछे से पकड़वा कर लाओ। उसे यहाँ बीच मैदान में मारो, तब तो मजा है, वरना क्या मजा है? प्रभुवन ने कहा। असल में वो खुद नहीं चाहता था कि लकी की मौत बम धमाके में हो। उसका पूरा प्लान था कि एक बार लकी उसके सामने मर गया, उसके बाद वो अपनी टीम से ये पोस्ट लिखवाने वाला था कि बहन के साथ छेड़खानी करने पर भाई ने लिया बदला। लेकिन उसके लिए वो खुद लकी को सामने लाकर उसे पहले 2-4 थप्पड़ लगाना चाहता था। उधर चंद्रिका को भी अपने भाई की बात सही लगी और उसने कहा, आखिरी के 2 नंबर बचे हैं लकी, पर मुझे नहीं लगता कि तुम बाहर आने वाले हो। ऐसे में मेरे जो भी 5 आदमी पहले पेड़ के पीछे जाएंगे और लकी को 20 तक गिनने से पहले पकड़ कर लाएंगे, उन्हें मैं 5 लाख का इनाम दूंगी। जैसे ही उसके आदमियों ने इतना बड़ा इनाम सुना तो सब लोग तैनात हो गए और तुरंत 5 लोग पेड़ के पीछे भागकर पहुंच गए। लेकिन वहां उन्होंने जो देखा, उसे देखकर वो लोग हैरान हो गए थे। लकी पेड़ से थोड़ा दूर बैठा उसकी जड़ में ब्लेड पर ब्लेड मारता जा रहा था। उसने पेड़ के तने में ना जाने कितनी ब्लेड्स मार दी थी, जिसकी वजह से पेड़ का तना आधे से ज्यादा कट चुका था और वो कभी भी गिर सकता था। लकी ने जैसे ही उन लोगों को देखा तो मुस्कुराने लगा, लेकिन वो लोग लकी का ये रूप देखकर हैरान हो गए। 19, चंद्रिका ने कहा। मैडम ये तो। इतने में एक आदमी पेड़ की आड़ से बाहर निकलकर जैसे ही चंद्रिका को लकी की हरकत के बारे में बताने वाला था कि इतने में लकी ने सबसे पहले उस आदमी को पकड़ा और पेड़ के तने पर फेंक दिया। इतने में दूसरे लोग इससे पहले कि अपनी बंदूकें निकालकर लकी पर हमला कर पाते, लकी ने बारी बारी से उन लोगों को पेड़ के तने पर फेंकना शुरू कर दिया। पेड़ हिलने लगा था और आगे की तरफ झूलने लगा था। जैसे ही चंद्रिका और उसके आदमियों ने देखा कि वो बड़ा सा पेड़ उनके ऊपर गिरने वाला है, तो वो हैरान हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो लोग हट पाते, पेड़ उनके ऊपर गिर चुका था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी चंद्रिका के मकसद को नाकाम कर पाएगा? क्या वो अपनी जान बचा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियल सिर्फ पॉकेट एफएम। लकी उन सभी लड़कों को बाहर लेकर आ गया था और उसने उनसे बंदूकें छीन ली थी। लेकिन जब उसने देखा कि चंद्रिका वहां पहले से 500 लोगों को अपने साथ लेकर खड़ी हुई है, तो वो समझ गया था कि वो ज्यादा देर तक उन लड़कों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसे में लकी एक पेड़ के पीछे छिप गया और वहां से गोलियां चलाने लगा। लेकिन कुछ देर के बाद ही जब उसकी गोलियां खत्म हुई तो चंद्रिका ने उसे बाहर लाने के लिए गिनती शुरू कर दी। 20 तक गिनने के बाद भी जब लकी बाहर नहीं आया तो चंद्रिका हैरान हो गई। उसने जब अपने आदमियों को पीछे भेजा तो देखा कि लकी ने पूरा पेड़ उन सभी लोगों के ऊपर गिरा दिया है। इससे पहले कि वो लोग वहां से हटकर अपनी जान बचा पाते, उनमें से ज्यादातर लोग पेड़ के नीचे आ चुके थे।
पेड़ बहुत पुराना और बहुत ही भारी था। एक बार जो उसके नीचे आ जाता तो उसके बाद उसके निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लकी ने उस पेड़ के नीचे कम से कम 250 लोगों को दबा दिया था। खुद चंद्रिका और प्रभुवन की गाड़ी का बोनट भी चपटा हो गया था। उनकी किस्मत अच्छी थी जो वो सबसे आखिर में खड़े थे, वरना वो भी वैसे ही पेड़ की चपेट में आ सकते थे जैसे बाकी लोग आए थे। इससे पहले कि उनके ऊपर कोई मोटी शाख गिरती, वो लोग पीछे हट चुके थे। लेकिन उनके पीछे हटने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि लकी ने उनके बहुत से आदमियों को धूल चटा दी थी और जो उसके सामने खड़े हुए थे उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी ने ये किया कैसे। ऐसे में लकी ने बंदूक उठाई और सीधा उन लोगों पर गोलियां चलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो लोग भी लकी पर गोली चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका निशाना सही जगह नहीं बैठ पा रहा था। लकी पेड़ की डाली पर चढ़ता उतरता आखिरकार प्रभुवन के पास पहुंच चुका था। वो हवा में कूदा और उसने सीधा प्रभुवन की गर्दन पकड़ ली। अगले ही पल लकी ने प्रभुवन की गर्दन पर अपनी बंदूक रख दी और उसे सबके सामने लाते हुए बोला, अपने अपने हथियार फेंको, फेंको नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगा। उन लोगों ने लकी के कहने पर भी जब हथियार नहीं फेंके तो लकी ने प्रभुवन की तरफ देखा। वो बुरी तरह से घबरा रहा था और घबराते हुए ही उसने अपने लोगों से कहा, फेंक दो, अपने हथियार फेंक दो। प्रभुवन की बात कोई नहीं टाल सकता था, इसलिए उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए। जय, सुहासनी, लकी ने उन दोनों को आवाज लगाई। वो दोनों तुरंत कॉटेज से बाहर आ गए। इन सारे हथियारों को हमारे स्टोर रूम में रख दो, आगे काम आएंगे, लकी ने कहा। जय और सुहासनी ने एक के बाद एक उन सभी बंदूकों को उठाना शुरू कर दिया और उन्हें अपने साथ अंदर ले जाने लगे। इधर लकी ने प्रभुवन की गर्दन पकड़ी हुई थी। इतने में उसने चंद्रिका की तरफ देखा और कहा, अपने आदमियों को बोल कि ये पेड़ यहां से हटवाएं, सुबह मेरे पेशेंट्स यहां आने वाले हैं। चंद्रिका का गुस्सा अभी भी उसकी आंखों में नजर आ रहा था। साथ ही उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि लकी ने जो किया उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये पेड़ साफ करवा, वरना मैं तेरे भाई को साफ कर दूंगा। चंद्रिका ने अपने गले में अटके थूक को निकला और अपने आदमियों से बोली, देख क्या रहे हो, पेड़ को साफ करो। उन लोगों के हाथ में जो भी हथियार, जो भी औजार लगा, उससे उन्होंने पेड़ को हटाना शुरू कर दिया। कोई पेड़ की शाखें काटकर उसका ढेर बना रहा था, तो कोई पेड़ का तना काटकर उसे एक कोने में रख रहा था। आखिर में जब शाखें और तने दोनों सिमट गए तो उन लोगों ने झाड़ू लगाकर वहां पर बिखरी हुई पेड़ की पत्तियां भी साफ कर दी। आखिर में लकी ने उनमें से एक आदमी को इशारा किया और उसने पेड़ का एक ठूंठ लाकर मैदान के बीच में रख दिया। लकी प्रभुवन को अपने साथ ले गया और उस ठूंठ पर बैठ गया। उसने प्रभुवन को अपने घुटने के पास बैठा रखा था। उसने आखिर में चंद्रिका की आंखों में देखा और बोला, अब बता क्या करना है? छोड़ दो मेरे भाई को, चंद्रिका ने घबराते हुए कहा। इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूं तेरे भाई को मैं? अभी तो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। अब बताना क्या करेगी? तेरा मुख्यमंत्री बनने का सपना तो सपना ही रह जाएगा। जब बिहार के लोगों को पता चलेगा कि हेमराज शंकर की बेटी लकी अग्रवाल को मारने के लिए 500 लोग लेकर आई थी, लेकिन वो लोग लकी के शरीर पर 5 खरोंच तक नहीं दे पाए, तो कैसा लगेगा उन्हें? वो तो हंसते हंसते पागल ही हो जाएंगे। बोलेंगे कि जो लड़की एक आदमी को नहीं संभाल सकी, वो पूरे कॉलेज और कल को पूरे प्रदेश को क्या संभालेगी? लकी ने कहा। चंद्रिका के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लकी से क्या कहे कि वो मान जाए। इधर प्रभुवन भी उसके पैरों में गिरा घबरा रहा था। उसने अपनी तरह से लकी को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, लकी भाई, अब प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं अपनी बहन की बातों में आ गया और आपके साथ ये सब कर बैठा। कसम से आपके साथ मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। आप बोलोगे तो अगले इलेक्शन में मैं आपको पटना से टिकट दिलवाऊंगा और आप कहोगे तो मैं आपको हमारी सरकार में मंत्री भी बनवा दूंगा।
प्लीज मुझे छोड़ दो लकी भाई। अबे साले, किसने कहा कि मैंने तुझे इसलिए पकड़ा है ताकि तू मुझे टिकट दिलवाए या मुझे अपनी सरकार में मंत्री बनवाए? तुझे मुझे मंत्री बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे जैसे लोगों को मंत्री संतरी बनाता हूँ। अगर हम लोग पैसा ना दें तो तुम जैसों की औकात नहीं है कि गद्दी पर बैठ सको, लकी ने कहा। प्रभुवन और चंद्रिका समझ गए थे कि लकी इतनी आसानी से उन दोनों को यहां से जाने नहीं देने वाला था। ऐसे में चंद्रिका आगे आई और उसने लकी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, लकी प्लीज हमें यहां से जाने दो। देखो जो कुछ भी हुआ वो गुस्से में हुआ, और मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी करने की कोशिश की वो गलत था। प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। हमारे माँ बाप का इस दुनिया में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है लकी, प्लीज। चंद्रिका ने कहा, मेरे माँ बाप का भी इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है, और अगर हो भी तो औलाद के जाने का दर्द शायद ही कोई माँ बाप सहन कर पाते होंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुमने मेरे साथ जो किया था मैं तुम्हारे साथ वो नहीं करने वाला हूं। मैं तुम लोगों की जान नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खत्म कर देना चाहता हूं। मतलब? चंद्रिका और प्रभुवन ने पूछा, और दोनों उसको एक साथ देखने लगे। इतने में लकी ने कॉटेज के दरवाजे की तरफ देखा और बोला, जय, सुहासनी, अंदर से रस्सी लेकर आना। जय और सुहासनी लकी की आवाज सुनते ही तुरंत रस्सी लेकर बाहर आ गए। इन दोनों को बांधकर यहाँ ठूंठ पर बैठा दो, लकी ने कहा। चंद्रिका और प्रभुवन को समझ में नहीं आ रहा था कि लकी उनसे क्या चाह रहा था। इतने में जय ने प्रभुवन और सुहासनी ने चंद्रिका को बांधकर ठूंठ पर बैठा दिया। लकी ने वहां खड़े और पड़े हुए सभी लड़कों की तरफ देखा और कहा, जो लोग भगवान को प्यारे हो गए हैं उन्हें चंद्रिका और प्रभुवन के पैरों में बिछा दिया जाए, और जो लोग अभी भी जिंदा हैं वो इन दोनों के पीछे आकर खड़े हो जाएं, जल्दी। लकी के कहते ही अगले ही पल में मरे हुए लोग चंद्रिका और प्रभुवन के पैरों में गिर गए थे और जिंदा उनके पीछे आकर खड़े हो गए थे। इतने में लकी ने जय को अपने पास बुलाया और अपने फोन का कैमरा उसके हाथ में थमा दिया। कैमरा चालू कर और इसे ऐसे सेट करना कि मरे हुए और खड़े हुए एक साथ एक ही फ्रेम में नजर आए, और साथ में ये दोनों बंदर भी नजर आने चाहिए। लेकिन हाँ, उससे पहले हमारे क्लिनिक का बोर्ड और हमारा टूटा हुआ पेड़ भी दिखाई देना चाहिए, समझ गया? लकी ने पूछा तो जय ने हाँ में सिर हिलाया और कैमरा चालू कर दिया। इतने में लकी बंदूक लेकर चंद्रिका और प्रभुवन के पास गया और बोला, अब आप दोनों भाई बहनों को कैमरा की तरफ देखना है और ये बताना है कि कैसे चंद्रिका जी यूनिवर्सिटी में दादागिरी करके एक अवैध बिल्डिंग बनाना चाहती थी। उस बिल्डिंग के दम पर वो चुनाव जीतना चाहती थी, लेकिन जब लकी ने उन्हें हॉस्टल के अंदर जाने से रोक दिया तो उनके 2 कौड़ी के ईगो को चोट लग गई और वो लकी को मारने के लिए अपने भाई और साथ में 500 लोगों को ले आई। लेकिन उनमें से एक भी आदमी लकी को मार नहीं पाया। उल्टा चंद्रिका और प्रभुवन की वजह से यहाँ कुछ मासूम लोगों की जान चली गई। लकी ये। जैसे ही चंद्रिका और प्रभुवन ने लकी के मुंह से ये सब सुना तो वो दोनों हैरान हो गए। चंद्रिका ने कहा, हम ये कैसे कह सकते हैं? लकी, बात समझने की कोशिश करो, हमारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। प्लीज हमसे ये मत बुलवाओ। तुम बोलो तो हम तुम्हें हर जाने के तौर पर 100 करोड़ रुपए दे सकते हैं, लेकिन प्लीज लकी हमसे ये सब तो मत बुलवाओ, चंद्रिका ने कहा। लकी उनकी बात सुनकर हंस दिया और बोला, तुम्हें पता भी है तुम 100 करोड़ रुपए किसे दिखा रही हो? मेरे लिए तुम्हारे 100 करोड़ रुपए ऐसे हैं जैसे समंदर में एक बूंद। अब चुपचाप मैं जो कह रहा हूं वो बोलो, वरना एक की आंख में और दूसरे के कान में ऐसी दवा डालूंगा कि जिंदगी भर के लिए अंधे और बहरे हो जाओगे। राजनीति चौपट हो जाएगी। लकी प्लीज ऐसा मत करो। हाँ लकी, हमारे पापा को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, प्लीज ऐसा मत करो ना। प्रभुवन और चंद्रिका ने फिर से लकी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं जानता हूं और मैं भी नहीं चाहता हूं कि तुम लोग अपने पिता की उम्मीदों को पूरा ना करो, इसलिए तो कह रहा हूं कि ये सब बोलो और जनता से माफी मांगो और फिर से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करो, लेकिन दादागिरी के साथ नहीं, प्यार से लोगों की सेवा करने का काम करो, उनकी तकलीफें बढ़ाने का नहीं, लकी ने कहा। यह सुनते ही चंद्रिका और प्रभुवन दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लकी उनसे जो करने को कह रहा था वो उन्हें सच में करना चाहिए था या नहीं। ऐसे में लकी ने कहा, मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा, अगर तुमने शुरू नहीं किया तो मैं वो दवा पूनम से मंगवा लूंगा।
पूनम, लकी ने कहा। हाँ मैं यही हूं। पूनम ने भी अंदर से हाथ हिला दिया। लकी ने उन सब लोगों का जो हश्र किया था वो देखकर पूनम को बड़ा मजा आ रहा था। इतने में लकी ने गिनती शुरू कर दी। इससे पहले कि वो 3 तक गिनता, चंद्रिका ने कहा, ठीक है हमें मंजूर है, तुम जो कहोगे हम वो कहने के लिए तैयार हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। जय, शुरू करो, लकी ने कहा और एक कोने में आकर खड़ा हो गया। सबसे पहले उसने क्लिनिक के बोर्ड का शॉट लिया, इसके बाद उसने कटे हुए पेड़ का शॉट लिया और आखिर में उसने कैमरा चंद्रिका और प्रभुवन के ऊपर तान दिया। इतने में लकी ने उन दोनों को इशारा किया तो उन दोनों ने अपनी तरफ से वो सब कहना शुरू कर दिया जो लकी ने उन्हें बताया था। साथ में उन्होंने वो भी बताना शुरू कर दिया कि कैसे वो लोग लकी को मारकर उसकी मौत का इस्तेमाल आने वाले चुनाव में लोगों के बीच डर का माहौल पैदा करने के लिए करने वाले थे। लकी ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गया। चंद्रिका का तरीका उसे भले ही गलत लग रहा था, पर फिर भी उसने जो चाल सोची थी वो कमाल की थी। अगर वो उस चाल में कामयाब हो जाती तो उसे चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। आखिर में उन दोनों ने अपनी बात खत्म की तो लकी जय के पास आया और बोला, वीडियो दिखा। जय ने लकी को वीडियो दिखाया। उसमें आवाज भी अच्छे से आ रही थी और चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा था। बहुत बढ़िया, अभी इसे सारे मीडिया हाउसेस को भेजता हूं। नहीं लकी प्लीज ऐसा, चंद्रिका ने फिर से लकी को रोकने की कोशिश की। चंद्रिका, इतनी छोटी सी बात से इतना घबरा रही हो? राजनीति में तो नेता के कपड़ों पर कीचड़ उछलता रहता है, लेकिन सच्चा नेता वही है जो इस कीचड़ को साफ करे। और ये भी तभी साफ हो सकता है ना जब आप अपने लोगों के लिए काम करो। तुम भी अपने लोगों के लिए काम करो और इस कीचड़ को साफ कर लो, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वीडियो इधर उधर शेयर करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो वीडियो शेयर करता जा रहा था वैसे वैसे सुबह होती जा रही थी। लगभग आधे घंटे में उसका ये वीडियो पूरे बिहार में फैल चुका था। चलो अब तुम जा सकते हो, लकी ने कहा और चंद्रिका और प्रभुवन की रस्सी को खोल दिया। प्रभुवन भले ही लकी को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन चंद्रिका का लकी को देखने का तरीका बदल गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी से बहुत कुछ वो सीख सकती थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब लोगों के बीच में ये वीडियो चला जाता? अब अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या करने वाला था हेमराज शंकर? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियन सिर्फ पॉकेट एफएम पर।